हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार? तो सोकर जग गए सभी लोग कि कुछ लोग तो सोए ही नहीं होंगे? नहीं भाई, सो लिए तो बढ़िया किए, थोड़ा सा सो करके माइंड रिलैक्स कर लेना था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग लाइव क्लास में और फटाफट से जुड़िए। हाँ जी, तो ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। तो चलिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। सुबह अभी चार साढ़े चार के लमसम में क्लास स्टार्ट हुई है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 10-11 बजे तक में खत्म कर दें, ताकि सारी चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी 3 पार्ट आना बाकी है और सब पूरा वन शॉट लेक्चर को एक बार जरूर देख के जाइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर एचएपी का सब्जेक्ट है। वन शॉट रिवीजन क्लास चल रही है। वन शॉट से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिटेल्ड नोट ऑन जॉइंट्स एंड इट्स डिसऑर्डर। यानी जॉइंट्स क्या है, जॉइंट के टाइप्स क्या है, एग्जांपल और उसके जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां। अक्सर एग्जाम में जॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सो प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। एंड अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा, परीक्षा की डेट नजदीक आ रही है, बच्चे घबरा रहे हैं, बच्चे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरी बात मान लीजिए, टॉप 20 को आपको सिर्फ पढ़ना है। आप लोग कुछ मत पढ़िए, सिर्फ अगर आप टॉप 20 हर सब्जेक्ट का कवर कर लेते हो तो आपको एक रत्ती का भी परेशानी नहीं होगा एंड आप आसानी से चीजों को कर ले जाओगे, बिल्कुल इजिली हैंडल कर ले जाओगे। बस आपको थोड़ा कर लेना है इसको। हर सब्जेक्ट के टॉप 20 क्वेश्चन को करना है एंड मोर देन एनफ है। यहां से आपके एग्जाम में कितने आएंगे सर? मिनिमम 65 से 70 नंबर के सवाल आएंगे। अब क्या चाहिए भैया? 80 में से 70 नंबर के सवाल आ रहे हैं, अब क्या चाहिए बताओ? 80 में से 60 से 70 नंबर आराम से आएगा, तो घबराना नहीं है। ठीक है, हाँ। तो डिटेल नोट ऑन जॉइंट्स, जोड़ों तथा उनके विकारों को विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए भैया। जॉइंट क्या होता है? चलो भाई जॉइंट शुरू करते हैं। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज अ लोकेशन, जॉइंट एक लोकेशन है जहां पर बॉडी में दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ते हैं। जॉइंट्स इज अ लोकेशन इन द बॉडी वेयर टू और मोर बोन्स जॉइंट्स, है ना। एक टॉप 20 सीरीज को अच्छे से पढ़ लो और उसके साथ आपको विश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए पीवाईक्यू करना जरूरी होता है। पीवाईक्यू से क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भैया, जो हम पढ़े हैं उसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी से पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू साथ साथ आपका यूट्यूब पे चलता ही है। आज मैं फार्मास्यूटिक्स का पीवाईक्यू स्टार्ट करूंगा, 2025 का, पिछले साल का पीवाईक्यू, रात के 9:30 बजे, तो उसको भी जरूर देखना। ठीक है, हाँ, बस सफिशिएंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। टॉप 20 पीवाईक्यू बस स्वाद लेने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। भाई राइट, डिस्क्राइब द डिटेल नोट ऑन जॉइंट्स एंड इट्स डिसऑर्डर। जॉइंट क्या है? जॉइंट इज अ लोकेशन, जॉइंट एक वो जगह है जहां पर बॉडी में दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट्स कहते हैं। Joints are essential for movement and flexibility, providing a connection that allows a range of motion. Yes, joints आपके मूवमेंट के लिए, देखो आपका हाथ ऐसे से मूव हो पा रहा है क्योंकि बीच में जॉइंट है। अगर जॉइंट नहीं होता तो ये मूव हो पाता नहीं। अगर आपका जॉइंट नहीं हुआ तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपके मूवमेंट मोशन को रेंज देता है, यानी आप जितने इधर घुमा पा रहे हो। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर जॉइंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं एंड उसके मूवमेंट्स के आधार पर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यानी जोड़ क्या है? जोड़ यानी जॉइंट वह स्थान है जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं। जोड़ मूवमेंट यानी जॉइंट मूवमेंट लचीलापन आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा संबंध प्रदान करते हैं, गति की एक श्रृंखला अनुमति देता है। इनकी इतना बकवास इंग्लिश हिंदी मत लिखना यार, मूड खराब हो जाता है। आपको मैं बता रहा हूं एकदम बेस्ट चीज। जॉइंट क्या है? इस तरीके से हिंदी में लिखोगे फेल हो जाओगे। मैं पहले बता रहा हूं, जॉइंट एक लोकेशन है जहां पर बॉडी में दो या दो से बोन्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, हाँ। एंड फिर जॉइंट्स आपके याद रखना, इसेंशियल फॉर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। फिर ये क्लासीफाई किए गए हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर। ठीक है, चलो अभी हम लोग आते हैं जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में। बहुत ज़्यादा हिंदी के चक्कर में मत पड़ना मेरे दोस्त, है ना। मेरी बहुत सारे ऐसे टीचर से बात होती है जो कॉपी चेक करने जाते हैं, उनको हिंदी से नफरत होती है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, हिंदी में लिखोगे फेल हो जाओगे। सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको इंग्लिश में लिखना है, बेस्ट रहेगा। नहीं दिक्कत हो रहा है, एकदम से दिक्कत हो रहा है, तो मेन वर्ड को इंग्लिश में लिखो और मिक्स लैंग्वेज आप ट्राई कर सकते हो। यानी कि आप मेन वर्ड इंग्लिश में लिखो और थोड़ा सा हिंदी का सहारा लेकर सेंटेंस बना सकते हो। प्रॉपर हिंदी में मत लिखना बाबू, नहीं तो फेल हो जाओगे। पहले बता रहा हूँ, जॉइंट्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। देखो फाइब्रस जॉइंट्स क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इमूवेबल यानी कि बिल्कुल ये मूव नहीं करते हैं, है ना। इमूवेबल जॉइंट्स है, बिल्कुल मूव नहीं करता है, एकदम फिक्स होता है। जैसे आपके सूचर्स, जो क्रेनियल बोन्स आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? सूचर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो ये आपके हो गए फाइब्रस जॉइंट। जबकि कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको हम लोग सेमी मूवेबल जॉइंट कहते हैं, जैसे वर्टिब्रल कॉलम्स, इसमें जो छोटे छोटे वर्टिब्रे हैं आपस में जुड़े थे, हल्का हल्का मूव करता है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जैसे फ्रीली मूवेबल, जैसे यहाँ शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ऐसे फ्रीली मूवेबल है, तो उसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं। तो ये बोल रहा है फाइब्रस जॉइंट को हम लोग सिन आर्थरोसिस भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं भाई? सिन आर्थरोसिस भी कहते हैं। दीज जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े होते हैं। एंड डू नॉट अलाउ मूवमेंट, और ये मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं। एग्जांपल्स की मैं बात करूं, सूचर्स इन द स्कल, सूचर्स जो स्कल के अंदर है, स्कल में जो सूचर्स हैं, दीज द जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल व्हिच फ्यूज टुगेदर आर इमूवेबल। यानी सूचर्स क्या हैं? जैसे एग्जांपल में क्या है सूचर्स? सूचर्स क्या होता है सर? जो आपकी खोपड़ी में जो स्कल है ना, स्कल की जो हड्डियां आपस में बिल्कुल फिक्स तरीके से जॉइंट्स होती हैं, तो उसको सूचर्स कहते हैं, है ना। हाँ, तो वही बोला है फाइब्रस जॉइंट्स, ये जोड़े घने संयोजी उत्तक द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें कोई भी गति की अनुमति नहीं देता, यानी बिल्कुल भी मूवेबल नहीं होता है, फिक्स्ड होता है एकदम। उदाहरण में सूचर्स, है ना। सूचर्स हड्डियों में, ये जोड़ सड़ की हड्डियों में बीच में होते हैं, यानी कि क्रेनियल बोन्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब एक कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जिसको हम लोग एम्फी आर्थरोसिस कहते हैं। दीज जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, ये जॉइंट्स आपस में
में कार्टिलेज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं एंड लिमिटेड मूवमेंट को शो करता है। एग्जांपल में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, द जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे इन द स्पाइन व्हिच प्रोवाइड स्लाइट मूवमेंट एंड कुशनिंग, यानी हल्का मूवमेंट और कुशनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मतलब जो छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम्स हैं वो आपस में जो जुड़े होते हैं, जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रे यानी छोटी छोटी जो हड्डियां जुड़ी होती हैं वो स्पाइन जो कि हल्का मूवमेंट शो करती हैं। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस, जॉइंट्स बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विस, यानी आपको पता है दो हिप बोन होता है, दो कॉक्सल बोन होता है, इधर से इधर से, इस जगह को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। वो हल्का हल्का मूव कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये भी एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है कि जो आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं ये जोड़ उपस्थित उपास्थि यानी कार्टिलेज द्वारा जुड़े होते हैं, इनमें सीमित गति अनुमति होती है, यानी कि हल्का सा स्लाइटली मूवमेंट। जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, रीढ़ की हड्डियों के बीच स्थित जोड़ जो हल्की गति और थोड़ा सा कुछ नहीं यानी गद्देदार थोड़ा सा रहता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी पेल्विस के दो हिस्सों के बीच जोड़ जो आपके गति को अनुमति देते हैं, यानी हल्का हल्का स्लाइटली मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स जो कि आपका डायआर्थरोसिस कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ भाई? डायआर्थरोसिस कहलाता है। ज़हीर कह रहे सर मैं पढ़ता हूँ मन नहीं लगता है बट लाइव क्लास सब लेता हूँ, सही रहेगा। बट इतना कॉन्फिडेंस है कि एग्जाम में पेपर हिंदी इंग्लिश में बनाकर लिख सकता हूँ। अगर बना के लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करो इंग्लिश में लिखने का। नहीं लिख पाओगे तब मेन वर्ड इंग्लिश में लिखना, जैसे और फिर आप हिंदी का सारा ले सकते हो, लेकिन वो भी मत करो, हम तो कहेंगे इंग्लिश में लिखो, सबसे बेस्ट है। दीज जॉइंट्स हैव अ साइनोवियल कैविटी, याद रखना साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर साइनोवियल कैविटी पाई जाती है, यानी ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको एकदम फ्रीली मूवेबल होता है ना। हाँ, जैसे अगर मान लो ये हड्डी है, ये देखो ये ऊपर वाली हड्डी है, एक नीचे वाली हड्डी है, इस तरीके से, तो इसके बीच के घुटने का जॉइंट है ये, तो घुटने के जॉइंट में बीच में कैविटी होता है जिसको हम लोग साइनोवियल कैविटी कहते हैं, और उसमें साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो लुब्रिकेट भी करता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है दीज जॉइंट्स हैव साइनोवियल कैविटी फ्लूइड विद फ्लूइड, उसमें फ्लूइड भी भरे होते हैं, अलाउइंग अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट शो करता है। दे आर मोस्ट कॉमन मूवेबल टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? जैसे शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। जैसे आपका शोल्डर में क्या होता है और हिप जॉइंट में होता है, जैसे देखो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, यहाँ पर ये बॉल जैसा बना हुआ, ये हिप जॉइंट का एग्जांपल है, जिसमें आपके ये देखो आपका इधर से सॉकेट बना हुआ, ये बॉल है, इस तरीके से जॉइंट होता है, तो इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल याद कर लो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसमें पाया जाता है? आपके शोल्डर में, कंधे में और हिप में, है ना, हिप में। जबकि हिंज जॉइंट कहां पाया जाता है? तो एल्बो में और नी में, एल्बो में और नी में। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, जस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, जैसे डोर ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, तो वो होता है हिंज जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होते हैं? दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन मल्टीपल प्लेन्स, यहाँ पर मल्टीपल प्लेन्स में मूवमेंट होते हैं, इंक्लूडिंग रोटेशन, जैसे रोटेट वगैरह होता है, ठीक है। हाँ, वही चीजें हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी इज फॉर यू, हिंदी में आप अपने हिसाब से समझते रहना भाई। हाँ चलो, पाइवोट जॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, पाइवोट जॉइंट की मैं बात करता हूँ। तो पाइवोट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है सर? पाइवोट जॉइंट जैसे देखो गले के पास, नेक के पास पाया जाता है, जिसको हम लोग अटलैंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं, यानी एटलस और एक्सिस। C1 को याद करो, एटलस बोलते थे। C2 को एक्सिस, यानी पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट, बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे दीज जॉइंट्स अलाउ रोटेशनल मूवमेंट। देखो रोटेशनल मूवमेंट होता है ना, इसलिए इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ है ना। हाँ, सैडल जॉइंट, ये आपके देखो सैडल जॉइंट है थंब वाला, क्या कहते हैं? कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स, थंब में जो होता है ये आपके सैडल जॉइंट्स होते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट बैक एंड फोर्थ साइड ऑफ द टू साइड, ठीक है। वही देखो लिखा हुआ है पाइवोट जॉइंट्स, जिसको अटलैंटो एक्सियल जॉइंट्स कहते हैं, पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रे के बीच में होती है। यह जोड़ घुमावदार गति को अनुमति देने का काम करता है। सैडल जॉइंट थंब का जो थंब का जॉइंट है ना, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जॉइंट होते हैं, उनको कहते हैं। ये आगे पीछे जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे 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 होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, दाएं बाएं गति को अनुमति प्रदान करता है। एक होता है प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जिसको इंटरकार्पल जॉइंट्स कहते हैं, रिस्ट में होता है, ये देखो कलाई में जो कार्पल्स बोन होते हैं उसमें जॉइंट्स होते हैं। दीज जॉइंट्स अलाउ स्लाइडिंग, यानी जैसे फिसलने वाला ना, एक दूसरे के ऊपर फिसल रहा है, वैसे जॉइंट्स होते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स होते हैं, मेटाकार्पोफेरेंजियल, यानी कि आपके दीज जॉइंट्स मूवमेंट अलाउ नो रोटेशन। मेटाकार्पल्स और आपके मेनली देखो याद कौन सा रखना है, मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखना ये वाला जॉइंट मेनली आपके एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंज जॉइंट जिसमें एल्बो और नी है, एल्बो और नी है, और पेपर लगातार होता है, कोई ब्रेक नहीं होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में शोल्डर एंड हिप है, ठीक है। एंड फिर आपके पाइवोट जॉइंट में अटलैंटो एक्सियल जॉइंट्स हैं। सैडल जॉइंट में आपके कार्पोमेटल जॉइंट्स हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है सर, उसमें स्टार मार्क लगा दीजिए। लो, हिंज जॉइंट याद कर लो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट याद कर लो, पाइवोट, बस ये तीन याद कर लो कि काम हो जाएगा। सैडल भी कर लो जिसमें थंब में पाया जाता है, बस ये सबसे उतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, जवाब देना। क्वेश्चन क्या क्या आया हुआ है, जवाब दो। विच, देखो इसी में मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूं, इसी में मैं एमसीक्यू भी करा रहा हूं किस लिए? ताकि आपको अलग से एमसीक्यू का टेंशन ही ना लेना हो, सारा पेपर यहीं से मैच होगा। विच टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउज नो मूवमेंट, कौन सा जॉइंट है जो कि मूवमेंट शो नहीं करता है, बताओ। साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट या हिंज जॉइंट, जवाब दो। विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज नो मूवमेंट, कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं जो कि मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं? तो आंसर हो रहा है करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर हो रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। तो नहीं करते हैं यानी फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट एग्जांपल क्या है, याद रहना चाहिए एकदम, सूचर्स, सूचर्स, ठीक है। अच्छा, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल, कौन सा फ्रीली मूवेबल है बताओ? फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, फिक्स्ड, जवाब दो भाई। विच जॉइंट इज फ्रीली मूवेबल, कौन सा जॉइंट्स फ्रीली मूवेबल है? फ्रीली मूवेबल, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स याद रखना साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ ए हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल देखो, ये देखो एल्बो है ना, ये एल्बो जो है वो हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, एल्बो है ना। हाँ, हिप किसका है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है। शोल्डर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का है। नेक पाइवोट जॉइंट का है। सब याद होना चाहिए, एकदम ऐसे ही सवाल बनेंगे। द शोल्डर जॉइंट इज, देख लो कितना सवाल भर भर के, सब मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ भी फालतू नहीं।
कुछ भी फालतू नहीं। बताओ भाई, हिंज ज्वाइंट नहीं, शोल्डर ज्वाइंट ये नहीं, पाइवोट नहीं, ग्लाइडिंग नहीं, बॉल एंड सॉकेट, मार दो आंसर डी। तो ज्वाइंट हो गया। अब ज्वाइंट डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, ज्वाइंट से जुड़े हुए कुछ बीमारियां, ज्वाइंट से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां, ठीक है, ज्वाइंट से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां पढ़ लेते हैं, जिसमें क्या क्या है सर। देखो भाई, कॉमन ज्वाइंट डिसऑर्डर्स, ज्वाइंट डिसऑर्डर्स आर द कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स लीडिंग टू पेन, स्टीफनेस, स्वेलिंग एंड रिड्यूस्ड मूवमेंट। यानी कॉमन ज्वाइंट डिसऑर्डर में क्या है, ज्वाइंट डिसऑर्डर्स ऐसे कंडीशन हैं जो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स को अफेक्ट करते हैं, यानी आपके ज्वाइंट्स को अफेक्ट करता है, जिससे आपको पेन होती है, स्टीफनेस होता है और मूवमेंट में दिक्कत होती है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है सर, तो जो ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेजेस होते हैं ना, वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाते हैं, ज्वाइंट के बीच में जो कार्टिलेजेस होते हैं वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाते हैं, जिससे दर्द का एहसास होता है ना। हाँ, तो कह रहा डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिसऑर्डर, ये एक डीजेनरेटिव ज्वाइंट डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय वियर एंड टियर ऑफ कार्टिलेज, यानी ज्वाइंट्स के बीच में कार्टिलेज होता है जो कुशनिंग का काम करता है, और अगर वो कार्टिलेज नहीं है जिससे वो ज्वाइंट्स आपस में टकराते हैं मूवमेंट के टाइम पे, तो दिक्कत होती है, दर्द होता है, इसलिए इसको डीजेनरेटिव कहते हैं। कॉमनली अफेक्ट्स नीज, ज्यादातर ये अफेक्ट आपके घुटने को करता है, हिप्स को करता है, स्पाइन को करता है, या तो फिंगर्स को, ज्यादातर ये नी और हिप्स में होता है, ठीक है। अनमोल जी पेपर लगातार होता है। सिम्टम्स इंक्लूड जॉइंट पेन, सिम्टम्स में मेनली जॉइंट पेन देखने को मिलते हैं, स्टीफनेस देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलता है, एंड रिड्यूस्ड मोबिलिटी, और मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। हाँ, मोर कॉमन इन एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल में यानी बूढ़े लोगों में थोड़ा सा ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है, ज्यादा उम्र होने पर ये चीजें देखने को मिलती है। ये हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, यह एक अपक्षीय संधि विकार यानी जॉइंट डिसऑर्डर है, जो कार्टिलेज के घिसने यानी वियर एंड टियर के कारण होता है। यह प्रमुख घुटने, कुल्हो और रीढ़ और उंगलियों के संबंधित प्रभावित करता है। इनके लक्षण में संधि में दर्द यानी जॉइंट में दर्द होना, जकड़न होना, सूजन होना, यही सब दिक्कत होती है। ये ज्यादातर एल्डरली पेशेंट यानी बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। देखो, ये आपका ये हेल्दी जॉइंट्स है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मैंने बताया ना, जॉइंट्स के बीच में ये कार्टिलेज होता है, यही कार्टिलेज डीजेनरेट हो जाता है, इस वजह से यहां पर हड्डी हड्डी आपस में टकराते हैं और फिर दर्द होता है, समझ गए। हाँ, फिर है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या है सर, ये एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये छोटे छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। यहां पर क्या होता है कि ये क्रोनिक ऑटो इम्यून, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक होता है, और ऑटो इम्यून यानी कि आपके शरीर का, बॉडी का इम्यून सेल आप ही के जॉइंट्स पर अटैक कर देता है, उससे आपके जॉइंट्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो अ क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच इम्यून सिस्टम अटैक्स द जॉइंट्स, आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स पर अटैक कर देता है। कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिससे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन होते हैं, सूजन होता है, जिससे कि जॉइंट डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है। कॉमन सिम्टम्स आर पेन, पेन होते हैं, स्वेलिंग होता है, स्टीफनेस यानी खिंचाव होता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, खास करके मॉर्निंग में बहुत ज्यादा पेन होता है, स्वेलिंग होता है, स्टीफनेस होता है। यूजुअली अफेक्ट स्मॉल जॉइंट्स, खास करके आपके छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। हैंड्स एंड फीट, आपके हाथ और पांव के उंगलियों में ये सब जॉइंट्स में देखने को मिलता है रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। और ये सिमिलर होता है, एक हाथ में होगा तो दूसरे हाथ में भी होगा, ठीक है, वही होता है। देखो, रूमेटाइड अर्थराइटिस यह एक दीर्घकालिक स्व प्रतिरक्षित यानी ऑटो इम्यून रोग है, जिसमें आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संधियों पर आक्रमण करने लगती है, यानी आपके इम्यून सिस्टम आप ही के बॉडी के जॉइंट्स पर अटैक करता है। इसके कारण साइनोवियल झिल्ली में सूजन हो जाती है, जिससे आगे चलकर संधि में विकृति यानी डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो सकती है। इनके सामान्य लक्षणों में दर्द, सूजन तथा जकड़न शामिल है, जो विशेष रूप से सुबह के समय अधिक होती है। यह रोग प्रायः हाथों और पैरों की छोटी संधियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है गॉट, गॉट मतलब है गठिया रोग, सुने हो गठिया, गठिया रोग सुने हो। हाँ, यह एक मेटाबॉलिक जॉइंट डिसऑर्डर है, यस, ये एक मेटाबॉलिक जॉइंट डिसऑर्डर है कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स। जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं, जॉइंट्स में क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं। ध्यान रखना, ये गॉट क्या है, एक मेटाबॉलिक जॉइंट डिसऑर्डर है जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जम जाते हैं, तो उसकी वजह से होता है। कॉमनली अफेक्ट्स अ बिग टो जॉइंट्स, है ना, खास करके आपके अंगूठे के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। कैरेक्टराइज्ड बाय सडन सीवियर पेन, बहुत ज्यादा अचानक से पेन होता है ना, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग एंड थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। वही बोला गाउट, गाउट एक संबंध क्या कहते हैं, ये आपका क्या है, मेटाबॉलिक जॉइंट डिसऑर्डर है, जो कि संधियों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के जमाव के कारण होता है, यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमे हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, पैर के अंगूठे की संधि को प्रभावित करता है। चलो, जैसे देखो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको रिपीट करते हैं फिर। बताओ भाई, क्वेश्चन देखो आया है, विच डिसऑर्डर इज ड्यू टू यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन, अभी जस्ट बताया। बताओ, यूरिक एसिड के जमा हो जाने से जॉइंट्स के बीच में, जब यूरिक एसिड जमा होता है ना, वो पत्थर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट्स के बीच में जब पत्थर आएगा तो जाहिर सी बात है दर्द होगा। तो किस में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, बोन डेंसिटी कम हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट कम, कैल्शियम फॉस्फोरस कम हो जाता है। गॉट अर्थराइटिस या रिकेट्स, रिकेट्स में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अर्थराइटिस में ये आपका नहीं होगा, गॉट होगा आंसर। ये डिजेनरेटिव अर्थराइटिस या रूमेटाइड अर्थराइटिस अलग है, गॉट बी। यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हुआ, गठिया, गॉट, ठीक है। रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून, है ना, याद रखना, रूमेटाइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी का इम्यून सेल खुद ही आपके जॉइंट्स को अटैक कर देता है, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज है, क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रकार का डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर्स, है ना, इसमें कार्टिलेज डीजेनरेट कर जाते हैं, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड स्टेट्स इट्स फंक्शंस। ये क्वेश्चन 100% श्योर है, आपके एग्जाम में आएगा, आप लिख के ले लो, लॉन्ग या शॉर्ट में, है ना। आप यहां से आप कंफर्म कर लो, एक क्लास जो आज है आपके 5 से 8 नंबर तक के सवाल को कंफर्म करता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, इक्का दुक्का ऑब्जेक्टिव भी यहां से आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। सो प्लीज आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पूरे टॉप 20 को पढ़िएगा। अभी आज हम लोग छठा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यानी ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोजिशन को और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है, रक्त की संरचना का
व्याख्या व्याख्या कीजिए तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रॉपर ब्लड के बारे में हम लोगों को लिखना है। देखो भाई, एक ब्लड के बारे में क्वेश्चन आएगा तो एक आप ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक चार्ट जरूर याद रखिएगा। यानी कि चार्ट मतलब समझते हो, एक आप जब भी आंसर करो तो फ्लो चार्ट वगैरह जरूर बनाया करो। फ्लो चार्ट बनाने से आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और इजीली आंसर को पढ़ सकता है एग्जामिनर, और फिर उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा, आसानी से आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, हाँ। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वो एवरेज कितना होता है सर? 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, करेक्ट। 5 to 6 लीटर ब्लड होता है ना? हाँ। और ये ब्लड में मेनली क्या होते हैं? मेनली क्या होते हैं? तो ब्लड में मेनली आपके दो चीजें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ब्लड में मुख्यतः दो चीजें होती हैं जो कि इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा। एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। अच्छा, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट होता है सर? 55% होता है। और ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है, यही पार्ट है जो लिक्विडिटी देता है ब्लड को, तरलता देता है, याद रखना। जबकि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, यानी जो उसके अंदर जो कह सकते हो आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या ब्लड सेल्स आप इसको कहते हो या ब्लड कॉर्पोजल्स बोलते हो, वो ये होता है क्या क्या? प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। यानी ये आपका प्लेटलेट्स है, ये आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी है, करेक्ट। हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये कितना होता है टोटल? 45%। यानी आपके ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। उन 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो ब्लड प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट, कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ ब्लड प्लाज्मा पर शॉर्ट नोट्स लिखने आ गए कि भाई ब्लड प्लाज्मा। देखो, एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन का ये, मैं क्यों बोलता हूं टॉप 20 इज एनफ, क्योंकि यहीं से आपके लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। क्यों? देखो, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लड क्या है, इसके पूरे कंपोजिशन फंक्शन को एक्सप्लेन करो। एक तो बेसिक क्वेश्चन तरीका हो गया, लॉन्ग में ये आ सकता है। अब शॉर्ट में सिर्फ प्लाज्मा के बारे में आ सकता है कि भाई प्लाज्मा के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। कई बार आ सकते हैं आरबीसीज के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, डब्ल्यूबीसीज के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, या प्लेटलेट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, या तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, है कि नहीं? इतने तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ, तो होल ब्लड की मैं बात कर रहा हूं तो ब्लड प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है, 55% हिस्सा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हिस्सा होता है। अगर मैं ब्लड प्लाज्मा की बात करूं तो ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है पता है? जल, यानी वाटर होता है, वाटर, है ना? कितना होता है? 90 से 92%, 90 to 92%, 90 से 92% इसमें जल होता है, पानी होता है। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। एंड फिर आपके, है ना, 2 से 6% तक प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। एंड मुख्यतः 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। याद रखना, ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन है, याद रख लेना। कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। वन लाइनर में पूछा जाता है कि बताओ भाई एल्ब्यूमिन किस चीज में मदद करता है? तो ऑस्मोटिक बैलेंस में। क्या होता है ऑस्मोटिक बैलेंस? समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी के टाइम पे रट लो। ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन क्या करता है सर? बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करता है, यानी इम्यूनिटी में मदद करता है। एंड फिर फाइब्रिनोजेन किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता दिया, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त को थक्का करने में। ठीक है, हाँ। यानी ब्लड प्लाज्मा के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला तो वाटर है जो कि 90 से 92% है, जो कि ब्लड को कहना फ्लूइडिटी देने का काम करता है। प्रोटीन है जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन है। एंड फिर ब्लड में आपके प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ गैसेस होते हैं, जिसके बारे में अच्छे से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की मैं बात करता हूं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं। और यहां पर डब्ल्यूबीसी को डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अलग से टाइप्स हैं। जैसे आपको देखो यहां दिया हुआ है ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। यहां से काफी बार सवाल बने हैं कि बताओ भाई कौन सा ग्रेनुलोसाइट है, कौन सा एग्रेनुलोसाइट है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में एक्चुअली ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ग्रेन्यूल्स है तो हम उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि टच करेंगे तो थोड़ा फील होगा, इसलिए नाम के लास्ट में फिल्स वर्ड लगा रहता है। देखो, आपके ग्रेनुलोसाइट के नाम में लास्ट में फिल्स वर्ड है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, यानी फिल्स वर्ड लगा होता है। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में लास्ट में फिल वर्ड नहीं लगा होता है, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे फिल वर्ड नहीं लगा होता है। ठीक है, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सारी चीजें होती हैं। कहने का मतलब है कि आपके होल ब्लड में मेनली प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से वाटर होता है जो कि 90 से 92%, प्रोटीन आपके 6 to 8% होते हैं, 6 से 8% प्रोटीन होता है। एंड फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपने देख लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये चार्ट आपको तो मैंने बता के शॉर्टकट बता दिया, क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं, अब इसको थ्योरेटिकली लिखना भी पड़ेगा। थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे? तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। यस, आपके बॉडी का तरल है, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। यानी याद रखना, रक्त एक विशेष प्रकार का शारीरिक द्रव्य है जो मनुष्य तथा अन्य जानवरों में पाया जाता है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि बताओ किस प्रकार का टिश्यू है? तो ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद कर लेना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद करो, हमने बताया था टिश्यूज जब पढ़ाया था 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, है ना, नर्वस। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें भी कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, CONNECTIV, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। दैट डिलीवर्स एसेंशियल सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, जो आपके बॉडी में क्या करता है? डिलीवर करने का काम करता है। यही ब्लड बहते रहता है जिसके माध्यम से आपके बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक पहुंचने का काम करते हैं, यानी जो कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ जैसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। एंड कैरीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेल्स। एंड अगर उस सेल में कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे यूरिया, क्रेटिन है, उसको भी लेकर के डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, मतलब उसको ले जाकर के दूर ले जाता है। ठीक है, यानी ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि आपके ह्यूमंस और एनिमल्स में पाया जाता है, जो डिलीवर करता है एसेंशियल सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल्स तक, एंड वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट को भी सेल से बाहर करने का काम
करता है। अब यहाँ पे आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोग ब्लड का प्लाज्मा, दो हिस्सा होता है, एक तो प्लाज्मा है और उसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड हिस्सा है। तो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी टोटल ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55% हिस्सा ये होता है। यानी प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो कि कुल रक्त मात्रा का लगभग 55% भाग बनाता है। इट इज मोस्टली वाटर, ये मोस्टली वाटर होते हैं। इसमें 90 से 92% क्या होते हैं? वाटर होते हैं। देखो वाटर क्या है? 90 से 92%। एंड कंटेन्स वेरियस सॉल्यूट्स जैसे प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से सबसे पहले वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है। अभी अब मैंने जस्ट बताया कौन कौन सा प्रोटीन, 3 प्रकार का प्रोटीन होता है, 90 से 92% वाटर है एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन सा? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। सबके बारे में देखेंगे वन बाय वन। देखो भाई ये आपका एक ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। हाँ, ये आपका जब भी ब्लड को वाइल में रखा जाता है तो सबसे नीचे रेड ब्लड सेल आ जाता है क्योंकि वो गाढ़ा होता है। बीच में आपका व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आ जाता है। प्लाज्मा हल्का पीला कलर का फ्लूइड होता है जो कि ऊपर में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में वाटर है, प्रोटीन्स हैं, फिर कुछ मात्रा में आयंस भी हैं, फिर कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, गैसेस हैं। वही चीजें दिखाई गई हैं। जैसे आप देखो ये रियल ब्लड कलेक्शन वाला वाइल मैंने लगा दिया कि जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है वाइल में तो नीचे आरबीसीज आ गए, बीच में डब्ल्यूबीसीज आ गए एंड प्लेटलेट्स आ गए और फिर ये प्लाज्मा है। यही प्लाज्मा का रियल कलर है, हल्का पेल व्हाइट कलर होता है, हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है। हाँ, यानी यह मुख्य रूप से पानी यानी लगभग 90 से 92% से बना होता है, पानी से ही। एंड इसमें प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व, हार्मोन, गैस और अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। द रिमेनिंग 8 से 10% ऑफ द विस्कस वेरियस सॉल्यूट्स यानी शेष 8 से 10% विभिन्न घुलनशील पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं। वाटर तो समझ गए कितना होता है, 90 से 95%। अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से हैं? तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन सच एज 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एजीएफ एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ठीक है। हाँ, तो यानी प्लाज्मा में मुख्यतः कितने? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। कितना परसेंट होता है? 6 to 8%, है ना। ये होता है तीनों में प्रोटीन। एंड दीज प्रोटीन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं। ये प्रोटीन ऑस्मोटिक दबाव बनाने में, रखने में, पदार्थों के परिवहन तथा रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। अब वन बाय वन एल्ब्यूमिन की मैं बात करता हूं। देखो इस तीनों प्रोटीन में सबसे ज्यादा एबंडेंट कौन सा है? प्लाज्मा में। ये तीनों प्रोटीन में सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, लगभग 60%। यानी एल्ब्यूमिन में देखो पूरे प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन है। अब ये 6 से 8% ही है पूरे प्लाज्मा का, लेकिन इसी 6 से 8% में सबसे ज्यादा हिस्सा एल्ब्यूमिन का होता है जो कि लगभग 60% है ना। हाँ, तो पूछा जाता है बताओ कौन सा, यहां पे हाईलाइट इसलिए मैंने किया, पूछा गया था क्वेश्चन कौन सा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। तो आपका क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है? प्लाज्मा का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है एंड रेगुलेट्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखता है और पानी के वितरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, ये आपके इम्यूनिटी को मदद करता है। इम्यूनिटी में ग्लोबुलिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स, मेटल आयंस एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी ग्लोबुलिन्स लिपिड, धातु, आयन और वसा घुलनशील विटामिन का परिवहन करते हैं। दे आल्सो इंक्लूड एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। देखो इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी लिखा है ना, यस। ये इसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं ग्लोबुलिन्स में जो कि इम्यूनिटी के लिए मदद है, यानी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इनमें एंटीबॉडी भी शामिल होते हैं जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। फाइब्रिनोजेंस जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग प्रोटीन इसेंशियल फॉर हेमाटोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस मतलब है ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड को क्लॉट बनने के लिए फाइब्रिनोजन थक्का बनने वाला प्रोटीन है जो हीमोस्टेसिस के लिए आवश्यक है, यानी ब्लड का फ्लो अगर हो रहा है तो वहां ब्लड क्लॉट होने के लिए फाइब्रिनोजन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके प्लाज्मा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, है ना। हाँ, तो प्लाज्मा कंटेन्स सम इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको आयंस कहते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। वही बोल रहा है प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट जैसे आयन होते हैं। दे रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, जो कि फ्लूइड बैलेंस, पीएच एंड नर्व फंक्शन को बैलेंस करते हैं। ये द्रव्य संतुलन, पीएच, तंत्रिका कार्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं यानी पोषक तत्व, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स, यानी प्लाज्मा कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड कुछ हार्मोन्स भी हैं जो प्लाज्मा कैरी करता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन, वो सीधा ब्लड में करता है, तो वही प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। एंड कुछ गैसेस भी हैं जो कि प्लाज्मा में घुल के डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन डिसॉल्व्ड गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यानी प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी घुली हुई चीजें गैसें भी होती हैं। दे सपोर्ट रेस्पिरेशन एंड मेंटेन होमियोस्टेसिस, यानी ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, यानी सेलुलर ऑक्सीडेशन में, और उसके साथ साथ ये होमियोस्टेसिस यानी बैलेंस बना के रखने में मदद करते हैं। एंड फिर आपके प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। प्लाज्मा कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, क्रेटिनिन एंड बिलिरुबिन, ताकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी तक पहुंच जाता है एंड किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर करने का काम करता है। तो प्लाज्मा यूरिया, क्रेटिनिन और बिलिरुबिन जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। ये था आपका ब्लड प्लाज्मा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा भाई, पूरे ब्लड में मुख्य रूप से प्लाज्मा होते हैं। 100% क्वेश्चन आएगा, समझ लो ये टॉपिक ऐसा है जो पेपर ही हम पढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई लो ये पेपर आ रहा है ना। तब फिर भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई। ध्यान से सुनना, पूरे ब्लड में प्लाज्मा 55% होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। अभी मैं प्लाज्मा पढ़ाया, कई बार होता है राइट शॉर्ट नोट प्लाज्मा, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा पे लिखने आ जाए तो क्या लिखोगे? ब्लड प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड हिस्सा है जिसमें वाटर मुख्यतः होते हैं 90 से 92%। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। आपने देखा कि ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एक लाइन में सबका आंसर बताया। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी में मदद करता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जैसे आयंस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब चीजें विटामिन वगैरह होते
होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट में जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब चीजें होती हैं, है ना, ये सब चीजें गैसेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी चीजें इसमें होती हैं, ठीक है, यही था ब्लड प्लाज्मा। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर ब्लड प्लाज्मा से अब कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से हैं, मैं बीच बीच में एमसीक्यूज कराऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान मेरी ओर आकर्षित रहे, कहीं आपको फिर से अपनी बाबू का याद ना आ जाए, है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाओ कि हाँ भैया क्या सीखे हो, क्या जाने हो, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, सब कुछ यहीं से कवर हो रहा है ना। हाँ, यहीं से एमसीक्यूज भी आएंगे, मैं बोल तो दिया ना भाई, कुछ भी नहीं बाहर आएगा। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट, क्या करता है, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या बात करो, नहीं, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, यस, आपके बॉडी में ब्लड मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट हाउ मच ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, क्यों नहीं बनाओगे भाई, क्यों नहीं आंसर करोगे, जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो प्लाज्मा आपके कितने ब्लड वॉल्यूम होते हैं, 45%, 50%, 55%, 70%, तो प्लाज्मा 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर के फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं जो कि 45% होते हैं, ठीक है। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केराटिन, फाइब्रिनोजेन। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका, वेरी गुड, फाइब्रिनोजेन। क्यों नहीं आंसर होगी, बहुत अच्छा आंसर करोगे, हर एक बच्चा पास हो जाएगा मेरी क्लास को जो अटेंड करता रहेगा। ग्लोबुलिन, निगेटिव लोगों से दूर रहो, जो बोल रहा है कि अरे नहीं हो पाएगा, ये हो गया वो हो गया, निगेटिविटी दूर रखो, है ना, निगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी हो गई मेरे दोस्त, फेल होना तय है ना, निगेटिविटी दूर रखो, ऑलवेज सोचो कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा और मुझसे ही होगा, ठीक है। हाँ, बस ये 20 दिन अगर आप पॉजिटिव रह गए हो जाएगा, और मैं जानता हूं जितना पढ़ाया 100% आपके दिमाग में नहीं आएगा, अगर 20% भी लला अगर आपके दिमाग में घुस गया ना, एग्जाम में आप लिख के आओगे, पास हो जाओगे बस। ग्लोबुलिन्स मेनली हेल्प इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग, डाइजेशन, अरे भैया इम्यूनिटी, मैंने बताया ना ग्लोबुलिन इम्यूनिटी में मदद करता है। चलो अब है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा वाले हिस्से से क्वेश्चन बन गया ना, अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ते हैं, क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स सर, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें आती है। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर द सेलुलर कंपोनेंट्स सस्पेंडेड विद इन द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं, यानी रक्त के निर्मित तत्व जो कोशिका घटक होते हैं जो प्लाज्मा में रहते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। अगेन मैं चैट ऑफ कर दूंगा, बिल्कुल सही बच्चा बोल रहा है भाई, चैट ऑफ करके पढ़ाता हूं तो मैं अपना फुल पोटेंशियल दे पाता हूं, क्योंकि आप लोगों के डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ता हूं, और जब मैं अपनी तरीके से पढ़ाऊंगा ना दोस्त, यहाँ पे अगर कितना 900 बच्चा पढ़ रहा है ना, तो 900 में से 850 बच्चा संतुष्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं सब कुछ रिपीट करते हुए ही पढ़ाता हूँ, एकदम आराम से समझाते हुए। दे इंक्लूड रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल मतलब एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल जिसमें आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, है ना, एंड प्लेटलेट्स में बात करो तो थ्रोम्बोसाइट्स। तो मेनली आपको यहाँ से भी सवाल बने हुए हैं, आपके एग्जाम में बहुत इजी सवाल बनते हैं भाई, रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, ये सारी चीजें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब वन बाय वन कई बार होता है कि भैया हमको सिर्फ रेड ब्लड सेल के ऊपर नोट्स लिख के दिखाओ, तो लो भैया रेड ब्लड सेल भी पढ़ लो। रेड ब्लड सेल में आपके एरिथ्रोसाइट्स आते हैं, लाल रक्त कणिकाएं आती हैं, आरबीसीज जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं पूरे ब्लड का। हाँ, ब्लड में आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है बताओ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 4.5 टू 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड, है ना। हाँ, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में आपके 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी कितना होता है सर, डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 होता है, 4K टू 11K, 1K मतलब 1000 होता है पर mm³ ऑफ ब्लड, है ना। हाँ, एंड प्लेटलेट्स कितना होता है सर, अभी नॉर्मल रेंज देख लो, प्लेटलेट्स होता है 1.5 लाख से 1.5 लाख टू 4 लाख, 4.5 लाख, है ना, पर mm³ ऑफ ब्लड, पर mm³ ऑफ ब्लड। यानी कहने का मतलब क्या समझे, आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी आप समझ सकते हो 45 से 55 लाख आरबीसी होते हैं, इसीलिए कहा गया मोस्ट एबंडेंट, यही आरबीसी है जो सबसे ज्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 ही होता है, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स चूंकि सबसे ज्यादा है इसलिए इसको मोस्ट एबंडेंट सेलुलर कंपोनेंट्स कहा गया, ठीक है। यानी एरिथ्रोसाइट्स रक्त की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली निर्मित घटक हैं। दे आर बाइकॉन्केव, इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव, देखो ऐसा होता है। बाइकॉन्केव शेप मतलब क्या होता है, जैसे आटा का गुलिया बना के हाथ उंगली के बीच में रख के चाप दो तो जो शेप बनेगा ना वो बाइकॉन्केव शेप होता है। डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर दे कंटेन हीमोग्लोबिन, इसी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ज्यादातर किसको ट्रांसपोर्ट करता है, 70% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या है सर, यहीं पर लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन का मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। नॉर्मल रेंज से भी सवाल बनते हैं, मेल में नॉर्मल रेंज है इसका, मेल में इसका नॉर्मल रेंज है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, बल्कि फीमेल में है 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। याद रखना 12 से 14 फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है और यही हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल रंग भी होता है और आरबीसी में पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को करता है। याद रखना आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, दे लैक अ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑर्गेनल्स अलाउइंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, जिससे कि वहां न्यूक्लियस नहीं होता है तो ज्यादा हीमोग्लोबिन को यहाँ पर रहने का जगह मिलता है, ठीक है।
दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, यस ये रेड बोन मैरो में बनता है। जो प्रोसेस आपका एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है, यानी रेड ब्लड सेल के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एरिथ्रोपोएसिस कहलाएगी। इसके एवरेज लाइफ स्पान कितने होते हैं सर, 120 डेज, 120 दिन का एवरेज इसका जीवन काल होता है। इसका औसतन जीवन काल तकरीबन 120 दिन का होता है। दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन एंड लीवर, यस ये जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मेनली कहाँ जाके जमा होते हैं, स्प्लीन में और लीवर में, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पर खून जाके जमा भी होता है और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यानी आरबीसी का कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जितने भी खराब होते हैं वही स्प्लीन में जाके जमा होता है। दे हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, यस ब्लड के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। एंड दे गिव रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी की वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से कलर रेड आता है। ठीक है, अब देखो आरबीसी से कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपको करके दिखाने हैं। मैं चैट ओपन कर रहा हूं, साथ साथ क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपका नींद खुला रहे। ठीक है, हाँ चलो भाई आंसर करो, बताओ भाई, है ना। आरसीबी कंटेन्स, सॉरी आरसीबी मैं बोल रहा हूँ यार, आरसीबी नहीं आरबीसीज, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज। तो आरबीसी कंटेन्स, आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, आरबीसी कहाँ बनता है बताओ भाई, लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो। तो याद रखना बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, ये देखो लंबी लंबी हड्डी होती है, इसमें जो बीच वाला यहाँ वाला एरिया है यही है रेड बोन मैरो। ठीक है, अगर फीटस स्टेज में माने कि जो आपका भ्रूण अवस्था में तब होता है लीवर में, तब लीवर या तो स्प्लीन में, यानी जब बच्चा माँ के घर में होता है उस समय। चलो प्लेटलेट्स की बारी आती है, थोड़ा प्लेटलेट्स पढ़ लो। प्लेटलेट्स क्या बोल रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहते हैं। प्लेटलेट्स छोटे, स्मॉल और नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल लाइक फ्रेगमेंट्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। याद रखना प्लेटलेट्स एक्चुअली बड़े बड़े सेल, मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा बड़ा सेल होता है, उसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है जो है ना। हाँ क्या प्लेटलेट्स क्या है, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये आपके बड़े बड़े जो सेल होते हैं मेगा कैरियोसाइट, उसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है। ठीक है, हाँ उसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है कौन, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। यानी याद रखना प्लेटलेट्स आर स्मॉल, ये छोटा नॉन न्यूक्लिएटेड सेल लाइक फ्रेगमेंट है जो कि मेगा कैरियोसाइट से डिराइव्ड होता है इन द बोन मैरो। यानी प्लेटलेट्स छोटे बिना नाभिक कोशिका जैसे कण होते हैं जो कि अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। ब्लड क्लॉटिंग को हीमोस्टेसिस कहते हैं, यानी रक्त के थक्का बनने के लिए, यानी हीमोस्टेसिस के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्लेटलेट्स अधेयर टू डैमेज ब्लड वेसल्स वॉल एंड फॉर्म अ टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजुरी। मान लो अगर कहीं पर ब्लड में चोट लगी, कहीं पर चोट लगी, इंजुरी हुआ, तो वहां पर ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए प्लेटलेट वहां पर प्लग बनाता है, यानी गांठ बनाता है जगह पे, उस जगह पे, ताकि ब्लड ज्यादा लॉस ना हो। यानी प्लेटलेट अधेयर मतलब चिपक जाता है आपस में, ताकि वहां से ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। यानी प्लेटलेट क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की दीवार को चिपककर चोट के स्थान पर अस्थायी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। दे रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है जो हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। जैसे फाइब्रिन बनता है, ये एक इंसोल्यूबल मास है जिससे कि आपका एक क्लॉट का निर्माण होता है जिससे क्या होता है, क्लॉट का निर्माण होता है। यानी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स छोड़ते हैं जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने में मदद करते हैं। दिस फॉर्म्स अ स्टेबल ब्लड क्लॉट, ये एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाने का काम करता है। दे कंटेन अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड डेंस ग्रेन्यूल्स, इसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स, सेरोटोनिन एंड कैल्शियम आयंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वुंड हीलिंग, घाव को रिपेयर होने में और टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं, यानी घाव भरने और उत्तक मरम्मत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर इंजुरी, अगर किसी को इंजुरी हुई है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने से बचाने का काम करते हैं। एंड देयर लाइफ स्पान इज अबाउट 7 to 10 डेज, इसका लाइफ स्पान लगभग 7 से 10 दिन का होता है। दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन, मेनली ये भी डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। एंड नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज द 1.5 लाख से 4.5 लाख या 4 लाख माइक्रोलीटर पर ब्लड, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख, देखो ना 3 1 4 1 5 है ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी 4 लाख लिखा हुआ है, 4.5 लाख तक भी ठीक रहता है। दे आर कैपेबल ऑफ एमीबाइड मूवमेंट, एमीबाइड मूवमेंट मतलब होता है कि ये अपना मूवमेंट थोड़ा सा अलग अलग ढंग से कर सकता है, जैसे एमीबा कर सकता है। दे अलाउ देम मूव आउट ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यूज, है ना, जिसको डायपेटिसिस कहते हैं, अगर जो ब्लड से बाहर चला जाए प्लेटलेट्स तो। दे परफॉर्म इम्यून फंक्शंस सच एज फेगोसाइटोसिस, ये थोड़ा बहुत इम्यून फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, जैसे फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड साइटोकाइन को भी रिलीज करता है। जैसे कुछ क्वेश्चन प्लेटलेट से आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो कि आप करके दिखाएंगे, फिर मैं आगे आपको WBCs पढ़ाऊंगा। इंडिविजुअली देखो एक क्वेश्चन के अंदर सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि टॉप 20 इज मोर देन एनफ, यहां से कुछ नहीं आएगा, तुक्का में नहीं बोल रहा हूं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, ताल ठोक के, है ना। हाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मेगा कैरियोसाइट, लिम्फोसाइट्स, जवाब दो। तो प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट से बना होता है, बड़ा बड़ा सेल होता है, उसके फ्रेगमेंटेशन से बनता है प्लेटलेट्स। अगला सवाल है प्लेटलेट्स हेल्प्स इन इम्यूनिटी, क्लॉटिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जवाब दो। किसमें मदद करता है, तो प्लेटलेट्स आपके क्लॉटिंग में मदद करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका व्हाइट ब्लड सेल्स, लास्ट टॉपिक है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको पढ़ो एंड ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो श्वेत रक्त कणिकाएं, यही चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग का चैट ऑफ ही कर देता हूं, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। हाँ अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यस ये इम्यून सिस्टम के वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्पांसिबल फॉर द डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट मतलब आपको बचाने का काम करते हैं, एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, पता है ना WBC आपकी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यही एंटीबॉडी बनाता है, यही आपके शरीर में जो भी कोरोना वायरस वगैरह या फिर पैथोजन घुसता है तो उसको मारने का काम करता है, तो इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत ही वाइटल यानी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ब्लड का, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पांसिबल है। यानी ल्यूकोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं जो संक्रमण और विदेशी पदार्थों को शरीर से रक्षा करते हैं। ठीक है, दे आर कलरलेस, व्हाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस है। आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। दैट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स, जिसमें वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये रंगहीन नाभिक युक्त कोशिकाएं होती है जिनमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं।
दे आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर नंबर्स देन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। मैंने बताया कहाँ 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ये इसका नॉर्मल रेंज बहुत कम होता है, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। मैंने बताया सामान्य संख्या 4000 से 11000 कोशिकाएं पर माइक्रोलीटर ब्लड में होता है। दे आर प्रोड्यूस मेनली इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यूज में इसका मेनली निर्माण होता है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फंक्शंस, देखो अब इसके अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ये ल्यूकोसाइट्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसमें एक ग्रेनुलोसाइट है और ग्रेनुलोसाइट्स है। मैंने बताया ग्रेनुलोसाइट्स में चूंकि ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स होता है, आप उसको छू के फील कर सकते हो अगर दानेदार स्ट्रक्चर है तो उसमें लास्ट में फिल वर्ड लगा होता है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल। एंड एक ग्रेनुलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हैं। सबसे मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रो मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है। वन बाय वन सबका काम समझ लो। न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसीज है। अब इसका काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड परफॉर्म फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कोई भी डिफेंस करना है तो आपके बॉडी में सबसे पहले एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स होता है और ये बैक्टीरिया को निगल लेता है। फैगोसाइटोसिस मतलब उसको निगल लेना, यानी न्यूट्रोफिल शरीर की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं जो बैक्टीरिया के फैगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इंक्लूड बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, यानी लिम्फोसाइट ही है जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। यही है जो एंटीबॉडी बनाता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जैसी चीजें ये बनाता है, ठीक है। हाँ, मोनोसाइट्स क्या है सर? मोनोसाइट्स लार्ज फैगोसाइटिक सेल है जो डिफरेंशिएट करता है मैक्रोफेजेज इनटू टिश्यूज, ये भी आपके क्या कहते हैं इम्यूनिटी में ही मदद करते हैं। इओसिनोफिल इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में, अगर किसी के ब्लड रिपोर्ट में इओसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझो उसको एलर्जी हुई है ना। हाँ, एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस। बेसोफिल क्या है? ये रिलीज करता है हिस्टामिन एंड हिपेरिन, याद रखना बेसोफिल रिलीज करता है हिस्टामिन एंड हिपेरिन अगर एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, कहीं पे भी सूजन वगैरह हो गया, बेरनी काट गया तो वहीं पे बेसोफिल है जो हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है जिससे सूजन वगैरह होती है, ठीक है। हाँ, अब है फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य। रक्त के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, अब थोड़ा फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो जितने भी ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, सबको सेल से ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। रेगुलेशन यानी ब्लड हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में, पीएच लेवल को, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। प्रोटेक्शन यानी ब्लड कंटेन्स व्हाइट ब्लड सेल, यस ब्लड में डब्ल्यूबीसीज हैं तो इसमें एंटीबॉडीज बनते हैं जिससे आपके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करता है। इट ऑल्सो कंटेन प्लेटलेट्स, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, किसके द्वारा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा। एंड दिस सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, क्योंकि इसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरीज हैं जिसके माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। हाँ, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। ये पूरा ब्लड वाला पार्ट था जो मैंने डिटेल में पढ़ाया, एंड यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराता रहा हूँ चुन चुन के। भाई कितना मेहनत लगता होगा आप समझ सकते हो। जो आपके एग्जाम में पूछे गए अलग अलग स्टेट्स में वही क्वेश्चन है। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट पूछा है, बताओ, आराम से मार दोगे 4000 से 11000, है ना। हाँ, विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कौन से सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स, इओसिनोफिल, याद रखना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी कोई पूछेगा कौन सा, तो बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करता है ना। इसमें आंसर ए, नॉट बी, न्यूट्रोफिल नहीं, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, याद रखना। इओसिनोफिल्स हैव इन्वॉल्वड इन, इओसिनोफिल्स इन्वॉल्वड है किसमें? एलर्जिक एंड पैरासाइट्स में। इओसिनोफिलिया किसी को हुआ, इओसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है, एलर्जी हुई है, ठीक है। हाँ, बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन एंड हिपेरिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, आंसर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन द एनाटॉमी, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करिए। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, यानी हार्ट की एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए, फिजियोलॉजी यानी फंक्शन को एक्सप्लेन करिए और डायग्राम बनाइए। आपके एग्जाम में हो सके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों ना पूछे, आपके एग्जाम में सिर्फ हार्ट का एनाटॉमी पूछे तो सिर्फ स्ट्रक्चर लिखिएगा, अगर फिजियोलॉजी पूछेगा तो सिर्फ फिजियोलॉजी लिखिएगा, है ना। और डायग्राम दोनों में बनाना है, चाहे वो एनाटॉमी पूछे या फिजियोलॉजी पूछे, हार्ट का एक डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप बात करें हिंदी में क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन का हिंदी क्या रहने वाला है देख लीजिए, आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। हृदय की संरचना यानी एनाटॉमी और कार्यप्रणाली यानी फिजियोलॉजी की व्याख्या कीजिए, एक साफ और स्पष्ट लेवल वाली आकृति बनाइए, ठीक है। हाँ, तो ये आपका हार्ट है, हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है ध्यान रखना। तो ये एक लंग्स है और ये दूसरा लंग्स है, बीच में जस्ट हार्ट आपका लोकेटेड है। हार्ट कहाँ लोकेटेड है? एकदम सेंटर ऑफ द चेस्ट में, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर टिल्टेड होता है, इसीलिए कहा जाता है कि आपका हार्ट लेफ्ट साइड में होता है। कैसे याद रखोगे? हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? दिल कहते हैं, और दिल के लास्ट में एल वर्ड आ रहा है, एल फॉर लेफ्ट, दिल लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। हाँ, तो चलो भाई डायग्राम कौन सा बनाना है सर? तो डायग्राम ये वाला बनाना है। कैसे बनाना है वो बताऊंगा, पहले ये देखो। हार्ट के बारे में पढ़ लो, हार्ट क्या होता है? हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, ह्यूमन हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, जो कि चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, यानी कि आपके ये चेस्ट कैविटी है, थोड़ी सी कैविटी में लोकेटेड है, यही कैविटी चेस्ट कैविटी कहलाता है, इसी के बीच में, और ठीक है, इसी के बीच में पाया जाता है। और जिस जगह पे पाया जाता है इसको हम लोग मीडिया स्टीनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया स्टीनम नाम का स्पेस होता है। कह रहा बिटवीन द लंग्स, यस लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली लेफ्ट टू द मिड लाइन, हाँ थोड़ा बॉडी के मिड लाइन से लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, हल्का सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, ठीक है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी वाइटल रोल प्ले करता है। बाय पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डिलीवरिंग ऑक्सीजन, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को डिलीवर करना, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना सेल्स तक, और वहाँ से चीज़ों को रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को, ये आपका हार्ट का काम होता है। यानी हार्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया, हार्ट एक मांसपेशीय ऑर्गन है। कहते हैं ना दिल टूट गया शीशे का था दिल मेरा,
पत्थर का था जमाना दिल टूट गया। लेकिन याद करो बाबू कि हमारा मतलब शीशे का था दिल, मेरा शीशे का दिल होता ही नहीं है, मांसपेशी का होता है। हड्डी का भी होता तो मान सकते थे कि हड्डी टूट गया यानी दिल टूट जाता है, दिल टूटता नहीं है, ठीक है। हाँ, ये सब मतलब जो बॉलीवुड वाले हैं ना, आप लोगों को बकलोल बनाने का काम किए हैं, है ना। दिल से प्यार होना, दिल टूटना, है ना, दिल बेचारा नहीं भाई, दिल बहुत ही ईमानदार और कर्मठ है, बहुत ही मेहनती है। जब से आपका जन्म हुआ है, जब से आपका जान आया है शरीर में, तब से जब तक जान रहेगा, है ना, जब तक है जान, जब तक जान रहेगा तब तक दिल बेचारा अपना काम करते रहता है, हार्ट बीट करता रहता है। इसका प्यार और फीलिंग से कोई रिलेशन नहीं है। प्यार होता है तो वो आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड है, वो ऑक्सीटोसिन बनाता है, उसकी वजह से प्यार होता है। जब आपके आंखों से आंखें मिलती हैं, हाथ वाथ टच होता है, या फिर किसी सुंदर आकर्षक नारी या कोई नारी सुंदर आकर्षक पुरुष को देखती है तो उसके प्रति आकर्षण जो होता है वो सब इट इज ऑल अबाउट ब्रेन, जिसमें हाइपोथैलेमस है, वो आपके लव, प्यार, एग्री, ये सब चीजों को कंट्रोल करता है। हमारा दिल का कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा दिल तो यूं ही बदनाम हुआ है ना, है कि नहीं। हाँ, तो दिल हमारा बहुत ही प्यारा, शुद्ध और बहुत ही जुझारू और कर्मठ है, एकदम बिल्कुल मेहनत करता रहता है। क्योंकि एक दिन भी अगर दिल मेहनत, एक समय के लिए भी दिल मेहनत करना बंद किया, दिल रुक गया, आपका जिंदगी खत्म, है ना। क्योंकि हार्ट का काम ही है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, एंड हार्ट बीट करना बंद किया, जैसे हार्ट अटैक आता है हार्ट बीट बंद करना बंद कर देता है, मर जाता है आदमी, है ना। हाँ, तो हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, याद रखना, हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, लोकेटेड होता है कहाँ, चेस्ट कैविटी, बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में होता है, स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, मिड लाइन के थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। इट प्लेज वाइटल रोल इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, पंपिंग ब्लड, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर हिंदी में बोले तो हृदय एक मांसपेशीय अंग है जो छाती के गुहा में फेफड़े के बीच स्थित होती है, करेक्ट, या मध्य रेखा से थोड़ा बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड स्थित होती है, या परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शरीर में रक्त को पंप करके कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है, यानी ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में सेल्स तक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है, एंड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको निकालने का काम करता है कौन, हार्ट। अब ये हार्ट का डायग्राम है। हार्ट का डायग्राम एग्जाम में याद रख लेना, आप लोगों को थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करना है, इजी मेथड ऑफ ड्राइंग ऑफ हार्ट, क्योंकि हम भी उतना कलाकार आदमी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एग्जाम जब देने गया था तो मैं हार्ट का डायग्राम यदि बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ, या फिर मैं खुद ही अपने इंस्टा वगैरह पे वीडियो पे डाल दूंगा, या तो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा कि भाई एक बेसिक तरीके से डायग्राम हार्ट बनाने का तरीका क्या होता है। बाकी आप थोड़ा बहुत बेसिकली इतना यही डायग्राम बनाना है, इतना परफेक्ट नहीं बनेगा चलेगा, लेकिन बेसिकली ऐसा ही कुछ बनाना है, ठीक है। हाँ, और उसमें क्या क्या नोट करना है, आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, तो चारों चैम्बर दिखाना है। ये है एक तरफ राइट एट्रियम, फिर है राइट वेंट्रिकल, फिर है लेफ्ट एट्रियम, और फिर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों चैम्बर आपको जरूर से जरूर दिखाना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। हाँ, अब ये राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है, तो राइट एट्रियम में जो आपका बॉडी में जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी हार्ट के राइट साइड में खराब खून आता है। कहाँ से, तो देखो ऊपर वाले बॉडी पार्ट से कहाँ से खून आता है, सुपीरियर वेना कावा से। ये बड़ा सबसे बड़ा वेन है सुपीरियर वेना कावा, जहाँ से आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है। बल्कि नीचे वाले पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो कहाँ से जाता है, इंफीरियर वेना कावा से। यहाँ देखो ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग है, यानी राइट एट्रियम में खराब खून आके स्टोर होता है। अब उसके बाद वहाँ पे जब ऊपर में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो ब्लड ऊपर से नीचे आता है कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। किसके द्वारा, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व क्या करता है कि ब्लड को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने देता है। जैसे अगर मान लो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा कैसे, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये वाल्व खुल जाएगा और आसानी से आ जाएगा। वाल्व एक प्रकार का गेट है, लेकिन ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ आप आ सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते। जैसे आपके साइकिल में वोल्पिन होता है ना, जिसको वाल्व, वही वाल्व होता है जिसको वोल्पिन के जैसे हवा भरते हो। तो कभी भी ऐसा हुआ है कि हवा भरने के बाद ढक्कन लगाते हो, नहीं ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, हवा सिर्फ अंदर जाएगा बाहर नहीं आएगा। इस तरीके का बनावट होता है उसका, है ना। हाँ, तो ब्लड सिर्फ ऊपर से नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं कि जब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, नहीं, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है फिर, ठीक है। हाँ, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक एक चीज याद करा दूंगा, बस सुनते चलो। जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है तो कहाँ जाता है, तब वो कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। क्यों जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि उसका क्या हो सके, फिल्ट्रेशन हो सके। फिल्ट्रेशन होता है कहाँ पर, लंग्स में। कहाँ होता है, लंग्स में। अगर मान लो मैं यहाँ पे लंग्स बना दूँ, अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लंग्स बना देता हूँ, चलो ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ पे आपका मैं मान लो लंग्स बना दिया, तो ये लंग्स में ब्लड गया, और लंग्स में ब्लड होता है क्या, फिल्टर। ब्लड क्या होता है, प्यूरीफाई। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकलता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, जिससे ब्लड हो जाता है प्योर, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये दोनों पल्मोनरी वेन है, वो ब्लड कहाँ आते हैं, लेफ्ट एट्रियम में। एंड वो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वापस से ब्लड कहाँ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे अगेन एक वाल्व होता है जिसका नाम है मिट्राल वाल्व या फिर बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व होता है, ठीक है। हाँ, यही बाइकस्पिड वाल्व होता है। एंड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है, प्योर ब्लड आ जाता है, तो यहाँ पे एक जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत, यहीं पे सबसे ज्यादा थिक मसल्स होते हैं, मायोकार्डियम, जो कि बहुत जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इससे वो ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्टा में। ये देखो ऑर्टा है, और ये ऑर्टा से फिर छोटी छोटी आर्टरीज निकलती हैं, पूरे बॉडी में ब्लड जाने का काम करती हैं, ठीक है। हाँ, एंड आपने क्या समझा, अब देखो वाल्व दो को तो आपने समझ लिया, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। हाँ, ये बाइकस्पिड वाल्व आपने देख लिया, जिसको मिट्राल वाल्व भी कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं किसके बारे में, ये होता है पल्मोनरी वाल्व। देखो सेमिलुनार वाल्व भी एक चीज होता है जो कि 2 तरीके का होता है। एक होता है जो जैसे नीचे से ब्लड ऊपर की ओर जा रहा है ना पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व लगा होता है उसका नाम है पल्मोनरी वाल्व, जो कि वेंट्रिकल से ब्लड को ऊपर जाने देता है। और ऐसे अगर नहीं वाल्व होगा तो ऊपर से ब्लड वापस से नीचे गिर जाएगा, तो नीचे गिरे नहीं, इसलिए सिर्फ ऊपर जाने देता है। देखो एक डायरेक्शन बना हुआ है ना, हाँ, तो ये सिर्फ ब्लड ऊपर जाने देता है। वैसे नीचे ऑर्टा में भी एक वाल्व की जरूरत है, तो ये वाल्व ब्लड ऊपर की ओर जाता है, फिर वाल्व लगता है जिसको हम लोग ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। यानी आपको एक सर्कुलेशन का प्रॉपर, और ये पेरिकार्डियम है जो कि हार्ट का आउटर कवरिंग है, यानी ये सारी चीजें आपको दिखानी होगी। एंड एक प्रॉपर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर सीक्वेंस
पता होना चाहिए कैसे आपका हार्ट काम करता है। चलिए तभी आप इसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझ पाएंगे, है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आएगा और कह देता हूँ लो अभी आएगा क्वेश्चन, आउट आएगा, हार्ट से क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। तो बेसिकली मैं कुछ बनाना चाहूँगा, देखो भाई थोड़ा हंसना कम, लेकिन डायग्राम एक थोड़ा सा बनाना चाहूँगा। ये आपका हार्ट है, ये आपका 4 चैम्बर है हार्ट के, देखो ये आपके 4 चैम्बर हैं हार्ट के, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने हार्ट आपको बनाने का प्रयास किया, ठीक है। जिसमें आपको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये कौन सा है भाई, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, करेक्ट। हाँ, अब याद रखना कैसे कैसे कहाँ पर क्या होता है। तो मैंने बताया राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, तो 3 कस्प बना दो, ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है, तो 2 कस्प बना दो, है ना। इस तरीके से ये कस्प जुड़े होते हैं, ऐसे करके यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। हाँ, ये इस तरीके से मूवमेंट कराता है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन सा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के किस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो राइट साइड में ऑलवेज याद रखना खराब खून आता है। कैसे याद रखोगे, क्या क्या पॉइंट्स याद रखोगे वो मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना जाओ कभी भी नहीं। देखो भाई हार्ट के राइट साइड में ऑलवेज आप दाहिने हाथ, राइट मतलब दाहिना होता है, दाहिने हाथ से हर समय आप शुद्ध काम करते हो, लेकिन दिल हमारा उल्टा है, ये अशुद्ध काम करता है, यानी इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड राइट साइड में पाया जाता है, जबकि लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा प्योर ब्लड आ रहा था, तो यहाँ पे प्योर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। हाँ, अब राइट और लेफ्ट के बीच में मैं कुछ लिख देता हूँ, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है बताओ भाई। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड नहीं, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। कैसे याद रखेंगे वो भी बताता हूँ, पहले सुनो। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व है। वहीं पे अगर बात करूँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है, तो बाइकस्पिड है। बाइकस्पिड को और एक नाम देते हैं मिट्राल वाल्व, इसी को मिट्राल वाल्व कहते हैं। कैसे याद रखोगे बताता हूँ। देखो भाई आपको याद कैसे रखना है, ट्राइकस्पिड यानी यहाँ कितने कस्प हैं, 3, यहाँ कितना है, 2 कस्प है बाइकस्पिड। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा राइट में कितने अक्षर हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, लेफ्ट में 1 2 3 4, यानी लेफ्ट में 4 है, इसमें 5 है। जिसमें ज्यादा अक्षर हैं, जिसमें जितने लेटर्स हैं उसके हिसाब से वो कस्प दे दो। ज्यादा वाले में ज्यादा कस्प किसमें है, ट्राइकस्पिड, यानी इसमें ट्राइकस्पिड मार दो, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि लेफ्ट वाले में कम अक्षर है, एक शॉर्ट ट्रिक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो उसमें बाइकस्पिड हो जाएगा क्योंकि इसमें लेटर कम है, ठीक है। हाँ, ये भी याद हो गया। अब उसके बाद कहाँ से ब्लड कैसे आता है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे आपके कुछ सुपीरियर वेना कावास होते हैं, है ना। ये सुपीरियर वेना कावा होता है जहाँ से ब्लड आता है, फिर कुछ इन्फीरियर वेना कावा आता है जहाँ से ब्लड आता है, राइट। ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, ये इन्फीरियर वेना कावा हो गया। ब्लड फिर कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में, एंड पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ कहाँ जाता है, लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद ब्लड क्या होता है, फिल्टर, देन फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ होता है ऑर्टा, एंड ऑर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपकी चलने वाली हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं कुछ पॉइंट्स हैं, एक बेसिक रफली मैंने इसको बताने का प्रयास किया, बाकी ये सारी चीजें आपको मैं नोट्स में ऐड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा एक अच्छे से याद रखने में मदद होगा, है ना। आगे पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बाबू तभी समझ में आएगा जब ये वाला पार्ट समझे होगे। अभी एक बार और समझाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, इसको ध्यान से सुनना जो लोग नहीं समझे होगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको एक और मौका मिलेगा। याद तेरी आती है, चलो भाई हम लोग आ जाओ, एक मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, अब ये सर्कुलेशन वाला पार्ट देख लो क्या कैसे होता है, आप लोग खुद समझ जाओगे। देखो भाई ये सर्कुलेशन का पार्ट है जिसमें आपका ये हार्ट है, जिसमें ये आपका हार्ट है। हार्ट में आपको पता है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है मुझे, और ये लंग्स है, ये बॉडी है। मुझे एक सीक्वेंस बताना किस तरीके से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। चलो भाई मैं सीक्वेंस आप लोगों के चैट ओपन करने के साथ, चैट के साथ करता हूँ ताकि आप लोग, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं हूँ ना। अरे एक भी कॉन्सेप्ट हाथ से फिसलने नहीं देंगे, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, 1 शॉट वाला लेक्चर भाई लगभग 6-7 घंटे होते हैं, उसमें खत्म होता है। चलो अब बच्चा सोच रहा होगा छोड़ो ये सब 1 शॉट से देख लेंगे, बर्बाद हो जाओगे। 1 शॉट में हम इतना तेजी से चलते हैं ना, वहाँ पे सब समझाते नहीं है। चलो भाई ध्यान से सुनना। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है, तो भाई आप लोग वेना कावा याद करो, चाहे वो सुपीरियर वेना कावा हो या इन्फीरियर वेना कावा हो। वेना कावा से खराब खून हमारे शरीर में आता है, ब्लड में आता है, कहाँ पे, हार्ट में आता है, वेना कावा। ध्यान से सुनना, वेना कावा। अच्छा ये वेना कावा ये सुपीरियर भी हो सकता है, इन्फीरियर भी, देखो मैंने बताया सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा हो सकता है, जो कि बॉडी से खराब खून को लेके कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। ये देखो यह क्या है, राइट एट्रियम है, और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम, करेक्ट। अरे सही है ना, देख लो फिर से मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो आपका वेना कावा है, देखो ये समझना पड़ेगा फिर आगे पढ़ना आसान हो जाएगा। ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आ रहा था, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से ब्लड आ रहा था, तो वही मैंने लिख दिया सीधा वेना कावा। वेना कावा सबसे बड़ा वेन होता है, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ, राइट एट्रियम से ब्लड, यहाँ तो राइट एट्रियम में आ गया, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा आप लोग बताओ, बताओ भाई। एगो होता था हमसे चूक राजा जी, हाँ ठीक है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है भाई, गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैटर एकदम सही होना चाहिए। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे आ गए। अच्छा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाओगे, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाओगे बताओ, अरे राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाओगे, है ना। राइट वेंट्रिकल से वो फिर चूंकि उसको ब्लड को प्योर होना है, खराब खून था, तो वो लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के लिए वो किस में जाता है, पहले पल्मोनरी आर्टरी में। तो अब वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में।
पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में जाना है लेकिन कैसे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी से गया, अब वो पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में क्या होगा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड हो जाएगा प्योर। जब लंग्स में ब्लड हो जाएगा प्योर, तब वो कहाँ जाएगा भाई? तब वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जब ब्लड प्योर हो जाएगा तब वो लंग्स में कहाँ जाएगा? लंग्स से इम्प्योर ब्लड है ना, लंग्स से चूंकि लंग्स में ब्लड प्योर हो चुका है तो अब वो पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन में जाएगा। देखो सेकेंड ईयर की क्लास 10 बजे से थी, अब उसके क्लास को बढ़ाना होगा, क्या करें यार। चलो इनकी क्लास को 11 बजे कर देते हैं। चलो मैंने क्या बताया? लंग्स से वो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन में जाएगा। अब वो पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ? पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा बताओ? तो पल्मोनरी वेन से वो ब्लड चला जाएगा आपके, चूंकि वहाँ पे प्योर ब्लड है तो लेफ्ट एट्रियम में। हाँ सही जवाब दे रहे हो, लेफ्ट एट्रियम में। एंड लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा? नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अब उसको ब्लड में पूरे बॉडी में जाना है तो ये ऑर्टा में जाएगा, एंड ऑर्टा से पूरे बॉडी में चला जाएगा, फिर बॉडी से आपकी बॉडी से फिर वेना कावा के द्वारा ब्लड चला जाएगा। इस तरीके से एक सर्कुलेशन होता है, इस तरीके से एक सिस्टम चलता है। अब बताओ कितने बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आया? कम से कम 50-50 भी समझ में आया। हाँ भाई ये सीक्वेंस चलता है ना। देखो ये बॉडी है, बॉडी से खराब खून वेना कावा के माध्यम से हार्ट के राइट एट्रियम तक पहुंचता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, वहां से लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड प्योर होता है, फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ऑर्टा के द्वारा पूरे बॉडी में जाता है, फिर बॉडी से। इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। करेक्ट? हाँ चलो बहुत बढ़िया। जिसको 15-20% भी समझ में आ गया तो समझो काम हो गया आपका। आगे का पार्ट पूरा एकदम शानदार, जानदार, मजेदार रहने वाला है आपका। चलो भाई, तुम तो कहती थी कि जान भी दे दूंगी तुझे। चलो भाई पढ़ते रहो यार, टेंशन मत लो। थोड़ा सा टेंशन तो हमको भी हो रहा है लेकिन घबराओ नहीं, हमें ना कैसे हम देखो गाना गा के मन को रिलैक्स कर रहे हैं कि सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आपको पता है ना, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई भी करता हूँ, मेरा भी एग्जाम होता है, इसी महीने मेरा भी पेपर है और आपके साथ साथ मेरा भी पेपर है। 8 घंटे 10 घंटे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेली, आपको और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को। सोच लो मैं अपनी पेपर की तैयारी किस लेवल से कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा मुझे भी टेंशन हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, आप लोगों को लगता है अरे सर आपको क्या दिक्कत है, मेरा भी हायर एजुकेशन चल रहा है, उसके भी पेपर होते हैं भाई, बड़ा डिफिकल्ट पेपर होता है। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हृदय की शारीरिक संरचना। सबसे पहले चैम्बर्स में बात करते हैं। चलो हार्ट के, है ना, चलो भाई एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हार्ट के एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है। अब हम लोगों को क्या करना है भाई? सबसे पहले चैम्बर्स, 1 बाय 1। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बताओ भाई? हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखो 4 चैम्बर होता है। इधर राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। तो कह रहा था हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम जो कि ऊपर में होता है एंड 2 वेंट्रिकल जो लोअर चैम्बर्स होता है। हृदय में 4 कक्ष से बने होते हैं, 2 एट्रिया होती है एंड 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। राइट एट्रियम कहां से ब्लड को रिसीव करता है बताओ? तो वेना कावा से, वेना कावा से। तो राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी खराब खून रिसीव करता है फ्रॉम द बॉडी वाया सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। यस, यानी दायां एट्रियम शरीर के ऑक्सीजनहीन यानी खराब खून को सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से प्राप्त करता है। अब वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाती है। ये राइट एट्रियम के बारे में हो गया। राइट एट्रियम के बारे में आप समझ गए? हाँ, राइट एट्रियम के बारे में समझ गए। ये कहां से खून को प्राप्त कर रहा है? खराब खून के पूरे बॉडी से। कैसे? पूरे बॉडी से खराब खून को, चाहे वो इंफीरियर वेना कावा या सुपीरियर वेना कावा। अब लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड में ऑलवेज अच्छा खून होता है। अच्छा खून कहां से आएगा? लंग्स से, वाया पल्मोनरी वेन। तो अब देखो यहां पे क्या है? लेफ्ट एट्रियम, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा खून। कहां? लंग्स से, लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा, फ्रॉम द लंग्स वाया द पल्मोनरी वेन्स, है ना। हाँ, यानी बायां एट्रियम में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से प्राप्त होता है। अब है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आता है? तो राइट एट्रियम से आता है। तो राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। बोल रहा है राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से आता, नहीं कहां जाता है ये बोल रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कहां जाता है? तो वो लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके। तो वही बोल रहा है राइट वेंट्रिकल्स पंप करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है ताकि उसका ऑक्सीजनेशन हो सके, है ना। यानी दायां वेंट्रिकल ऑक्सीजनहीन रक्त को फेफड़े में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पंप करता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल तो आपको भी पता है पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जोरदार कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे ऑर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरे बॉडी में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। यानी चैम्बर्स वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए, चैम्बर्स वाले समझ गए, है ना। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगती है मेरे भाई, आपको बोलने में क्या लगता है? तुरंत डाल दिया करो, 2 आधे घंटे में तो आ ही जाता है लाइव सेक्शन में, वहां से देख लिया करो, बाकी फोल्डर में 1 दिन बाद आता है ना। प्रोसेसिंग में टाइम लगता है मेरे दोस्त, 1-1 घंटे की वीडियो की प्रोसेसिंग होने में टाइम लगती है। ये यूट्यूब नहीं है, अपना ऐप है। चलो वाल्व की मैं बात करता हूं, हृदय के वाल्व्स, है ना। हाँ, अब हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 वाल्व होता है। वाल्व क्या है? दरवाजा है। हाँ, एक तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, यानी एवी वाल्व एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, और एक होता है पल्मोनरी वाल्व्स,
है ना, हाँ, जो कि सेमिलुनार वाल्व है, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी में होता, पल्मोनरी आर्टरी में होता है और एक ओर्टा में होता है, यानी 4 होता है। वही बोला 4 वाल्व्स रेगुलेट ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। पहला होता है द एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें 2 वाल्व आते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड वाल्व, आपसे मैं पूछता हूं, बताओ ट्राइकस्पिड किसके बीच में होता है? राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल? मिट्राल को ही हम लोग बाइकस्पिड कहते हैं। तो ट्राइकस्पिड में 3 कस्प है, ज्यादा वाला है। ज्यादा वाला किसमें? राइट में ज्यादा अक्षर होता है। तो याद रखना ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, बल्कि ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। सेपरेट करता है एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, है ना, हाँ। एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, अगर यहां कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वापस से ऊपर ना चला जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है, हाँ। तो ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। एंड फिर दूसरा होता है सेमिलुनार वाल्व। सेमिलुनार वाल्व 2 तरीके का, एक पल्मोनरी वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी में होता है, जो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है ब्लड, है ना, और एक ओर्टा में होता है तो उसको ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। सेपरेट करता है वेंट्रिकल्स फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड ओर्टा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में पल्मोनरी वाल्व, ओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ऑर्टिक वाल्व होता है रिस्पेक्टिवली। प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम बैक फ्लो, ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाने का काम करता है कि वापस से कहीं वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, ठीक है, हाँ। ये हार्ट के वेंट्रिकल्स हो गए, देखो चैम्बर्स हो गए, वन बाय वन देखो, ऐसे ही आपको एनाटॉमी लिखना है। एनाटॉमी में आपको ऐसे लिखना है, चैम्बर्स में हमने बताया 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। वन बाय वन, राइट एट्रियम में कहां से ब्लड आते हैं, कहां जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में कहां से ब्लड आते हैं, कहां से जाते हैं, राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड कहां जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाते हैं। फिर वाल्व्स के बारे में बताया, 4 वाल्व्स भी होते हैं, उसमें पहला है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है। फिर सेमिलुनार वाल्व जो कि पल्मोनरी और ऑर्टिक वाल्व है ना, हाँ। अब है सेप्टा। अब ये सेप्टा क्या होता है सर? सेप्टा मतलब एक तरीके से सेपरेट करने वाला। आपको देखो ये हार्ट का 2 चैम्बर है ना, 4 चैम्बर है। अब हार्ट को 2 हिस्सों में बांटने का काम, 2 भाग में बांटने का काम कौन कर रहा है? राइट साइड और लेफ्ट साइड में। तो ये जो बीच में है ना, यही सेप्टम है, यही सेप्टम है जो हार्ट को 2 हिस्से में बांट रहा है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द मस्कुलर सेप्टम, यानी हार्ट को जो 2 हिस्से में बांट रहा है ये कौन है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा भाई सेप्टम, ठीक है, मस्कुलर सेप्टम के द्वारा। हृदय को दाएं व बाएं भागों में मांसपेशियां सेप्टम द्वारा विभाजित किया जाता है। अब कुछ सेकंड ईयर वाले बच्चे भी यहाँ पर पूछ रहे हैं थेरेप्टिक्स की क्लास, भाई आपकी क्लास मैंने 11 बजे कर दी, थोड़ा सा इनको पढ़ाने दो अच्छे से। द इंटरस्टिशियल सेप्टम सेपरेट्स एट्रिया व्हाइल द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट्स वेंट्रिकल, यानी इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियल सेप्टम जो एट्रिया को सेपरेट करते हैं, और नीचे वाला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, हाँ। अब ब्लड वेसल्स, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई देने का काम करते हैं? तो पूरे ऐसा लगता होगा कि सर हार्ट में तो ब्लड भरा ही रहता है, यहीं से ब्लड ले लेता होगा, नहीं, हार्ट के लिए भी अलग से, क्योंकि हार्ट को भी काम करना है, हार्ट मसल्स भी वर्क करता है, तो हार्ट को भी काम करने के लिए अलग से ब्लड चाहिए होता है, और वो अलग से ब्लड देने का काम करता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के खराब खून को लेके जाता है कोरोनरी वेन, जो कि लंग्स में लेके जाता है, प्योर होता है, फिर कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है, जिससे हार्ट अपना एनर्जी बनाता है और काम कर पाता है। और यही कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, जैसे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट मर जाएगा, हार्ट डेड होने लगेगा, हार्ट अटैक आ जाएंगे, है ना, हाँ। तो द हार्ट इज सप्लाइड विद द ब्लड बाय कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई देने का काम करता है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी, विच ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ऑर्टा एंड सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई करता है टू द हार्ट मसल्स, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का काम करता है। यानी हृदय को कोरोनरी आर्टरीज द्वारा रक्त की आपूर्ति होती है। देख लो भाई, अपना हिंदी अपने हिसाब से देख लेना भाई, आपकी मदद के लिए है, बाकी मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। द कोरोनरी वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हिंदी और डिफिकल्ट हो जाता है। कोरोनरी वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं? ड्रेन इट इनटू द राइट एट्रियम वाया कोरोनरी साइनस, यानी मैंने बताया ना, खराब खून को कौन बाहर करता है? कोरोनरी वेन्स। अच्छा खून कौन पहुंचाता है हार्ट को? यानी हार्ट को अच्छा खून देता है कौन? ऑक्सीजन रिच ब्लड, कोरोनरी आर्टरी। और खराब खून कोरोनरी वेन्स क्या करते हैं? डिओक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन इट करते हैं, यानी उससे बाहर निकालते हैं एंड उसको कोरोनरी साइनस तक पहुंचाते हैं, ताकि फिर वहां पे उसका प्यूरिफिकेशन हो सके। ये था एनाटॉमी। हार्ट की एनाटॉमी में आपने क्या क्या लिखा भाई बताओ? सबसे पहले हार्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन लिखा। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके लंग्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में लेफ्ट साइड में होता है। एक मस्कुलर ऑर्गन है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, लेफ्ट टू द मिड लाइन होता है, पंपिंग ऑफ द ब्लड करने का काम करता है, ऑक्सीजन को डिलीवर करना, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना सेल्स तक, एंड वहां से रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को। ये हार्ट का मुख्य कार्य है। हार्ट के डायग्राम को बनाना, उसके बाद उसमें आपके चैम्बर्स के बारे में लिखना। चैम्बर्स में आपको मैंने बताया 4 चैम्बर होता है, चारों के बारे में लिखना, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वाल्व्स के बारे में लिखना, 4 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी, ऑर्टिक, जो कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में आते हैं, जबकि पल्मोनरी और ऑर्टिक वाल्व सेमिलुनार वाल्व में आते हैं। फिर सेप्टा लिखना, जो कि हार्ट को सेपरेट करने का काम करता है राइट एंड लेफ्ट साइड में। फिर ब्लड वेसल्स लिखना, जिसमें कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड देने का काम करता है, जबकि कोरोनरी वेन हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालने का काम करता है। तो ये था एनाटॉमी, है ना, ये था एनाटॉमी, है ना। आज यूट्यूब की क्लास नहीं चलेगी मेरे दोस्त, आज संडे है ना। फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, हार्ट की फिजियोलॉजी, ठीक है, हाँ, हार्ट की फिजियोलॉजी है भाई। तो कुछ क्या कहते हैं, अब से जो भी बच्चे क्रैश कोर्स नहीं भी परचेज किए उनको भी टॉप 20 मिलेगा, लेकिन जो चीज आप लोग पढ़ चुके हो, है ना, उनको पार्ट 1 से अभी से शुरू होगा, आज से शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे उनको रिकॉर्डेड मिलेगा। जो आप लोगों को लाइव पढ़ाया जा रहा है उनको रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन उनका सेशन उनका कंप्लीट लेट से होगा, आपका पहले हो जाएगा, ठीक है, हाँ। पहले यहाँ पढ़ाया जाता है, फिर वो चीजें, क्योंकि भाई जो बच्चा नहीं भी परचेज किया उसको भी तो किसी तरह पास कराना है ना, वो भी तो अपना ही स्टूडेंट है। चलो भाई, है ना, भूल जाते हैं, बादाम खाया करो यार मम्मी को बोलो अभी बादाम और दूध दिया करे डेली। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस। अब देखो क्या होता है, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे काम करता है। तो हार्ट का काम करने का, हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। कैसे करता है? हार्ट बीट करता रहता है। तो हार्ट बीट जो करता है ना, तो एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान जो भी चीजें होती हैं उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस है इवेंट का, जो कि आपके हर एक क्या कहते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन द ड्यूरिंग वन हार्ट कंप्लीट हार्ट बीट, एक कंप्लीट हार्ट बीट के दौरान होता है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन, उसी में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसको सिस्टोल कहते हैं, रिलैक्सेशन डायस्टोल कहते हैं, वाया एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है?
बताओ नॉर्मल हार्ट रेट, बस थोड़ा सा और, एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे ये कोई मतलब हुआ भाई, छोड़ के जाओ क्लास को, कोई मतलब नहीं है ना, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई, एक क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे और बोलते हो फिर बाद में कि कंप्लीट कैसे होगा, दिमाग खराब है क्या है ना, जिसको जाना है जाओ, क्या कहते हैं भाई, है ना, जिसको जाना है जाओ, नहीं पढ़ना मत पढ़ो भाई, दूसरे को क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है अभी, आप तो बैठ के सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं मुंह से पूरा एकदम। चलो, एट ए नॉर्मल हार्ट रेट, है ना, एट ए नॉर्मल हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट, 75 बीट्स, है ना, 75 बीट्स पर मिनट, ठीक है, पर मिनट 75 बीट आपका होता है, लेकिन एवरेज 70 से 72 बीट पर मिनट एक्जैक्टली आंसर होते हैं, लेकिन 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होता है, 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। वन कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकंड, एक कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है, हाँ, ये देखो 0.8 सेकंड का ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, हाँ भाई एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है। अब ये कार्डियक साइकिल में याद रखना कितने देर के लिए एट्रियल सिस्टोल होते हैं, तो ये देखो आपका क्या आता है, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स, इस हिसाब से देखा जाए तो आपको मैं दिखाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा दे दिया, इतना इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसकी कोई जरूरत है नहीं कि इसमें क्या होता है नहीं होता, इतना रुक जाओ, इस सब पार्ट की कोई जरूरत है नहीं। चलो भाई मैं आपको बता देता हूं कि ये आपका हार्ट का कार्डियक साइकिल है, जो कि आपके कार्डियक साइकिल होते हैं 0.8 सेकंड के, हाँ करेक्ट। अब देखो सही चीजें समझ में आएगी, कार्डियक साइकिल क्या होता है, बस इतना शॉर्टकट में पूछा जाता है कई बार, तो कार्डियक साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि टेक्स प्लेस होता है ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान कुछ कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, कुछ रिलैक्सेशन होते हैं, तो ये कॉन्ट्रेक्शन वाला पीरियड एंड रिलैक्सेशन वाला पीरियड जो होता है एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का होता है, ओवरऑल 72 बीट पर मिनट होता है, लेकिन अगर रेंज देखा जाए तो 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, एंड एवरेज कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकंड का रहने वाला है, एंड यहाँ पे देखो कभी डायस्टोल होता है तो कभी सिस्टोल होता है, कभी इस तरीके से चीजें चलती हैं। दूसरा है हार्ट में कैसे ब्लड पंप कर पाता है, हार्ट बीट कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करता है, क्योंकि हार्ट में होता है कंडक्टिव सिस्टम, कई बार ये भी पूछा जाता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को एक्सप्लेन करिए, यानी हार्ट में पता है ना हार्ट बीट कैसे करता है, तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है वो कैसे होता है, क्योंकि हार्ट में पाया जाता है ऐसे नोड, ये दिख रहा है आपको ऐसे नोड है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड है, और ऐसे नोड से वो ब्लड कहाँ जाता है, एवी नोड में, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है और इस तरीके से वो एवी नोड तक पहुंचता है, एवी नोड से वो कहाँ पहुंचता है भाई, तो एवी नोड से इस तरीके से बंडल ऑफ हिस में आता है, एंड बंडल ऑफ हिस से लेफ्ट और राइट ब्रांचेज में जाता है, देन वो पुरकिंजे फाइबर्स में जाता है और इस तरीके से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी याद रखना ये देखो पेस मेकर ऑफ द हार्ट कहलाता है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि हार्ट का पेस मेकर किसको कहते हैं, तो ये ऐसे नोड को कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेसमेकर कहलाता है, ये ऐसे नोड है जो कि जस्ट राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे होता है, यहीं से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, इसीलिए इसको पेसमेकर कहते हैं, ताकि हार्ट के बीट को मेंटेन करके रखता है, अगर पेसमेकर खराब हो जाए तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है, जिससे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है और वो कहाँ पहुंचता है, एवी नोड में, एंड एवी नोड से वो कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिस, ये देखो ये बंडल ऑफ हिस है, एंड बंडल ऑफ हिस का दो ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच इधर जाता है, लेफ्ट ब्रांच इधर जाता है, एंड ये जो फाइबर्स दिख रहे हैं ये पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, है ना, ये भी पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से साइन ऐसे नोड से इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, सीक्वेंस देख लो, लिख देना एग्जाम में हो जाएगा, ऐसे नोड से एवी नोड आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, है ना, बंडल ऑफ हिस, ठीक है, एंड बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज, है ना, राइट और लेफ्ट ब्रांचेज, एंड फिर यहाँ पुरकिंजे फाइबर, यहाँ पे भी पुरकिंजे फाइबर, इस तरीके से यहाँ से इंपल्स आता है और पूरे हार्ट में फैलता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, वही चीज यहाँ लिखना चाह रहा है, हार्ट हैज इट्स ओन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम, हार्ट के पास खुद का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है दैट कंट्रोल्स द रिदम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ हार्ट बीट, जो कि हार्ट के रिदम को कंट्रोल करने का काम करता है, द एस ए नोड साइनो एट्रियल नोड उसको कहते हैं, जो कि लोकेटेड होता है जस्ट राइट एट्रियम में, देखो ये हार्ट का डायग्राम अगर मैंने बनाया तो ये राइट एट्रियम में जस्ट यहाँ पाया जाता है, फिर एवी नोड यहाँ पाया जाता है ना, हाँ, तो ये एवी नोड ऐसे नोड राइट एट्रियम में पाया जाता है, इनिशिएट्स द इलेक्ट्रिक इंपल्स, यही है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को इनिशिएट करता है एंड एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करता है, फिर ये चीजें फैलती है कहां जाती है, द इंपल्स ट्रेवल्स टू एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जैसे मैं एक हार्ट का डायग्राम बनाना चाहूं, देखो मिनटों मिनटों में मैंने हार्ट का डायग्राम बनाया है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिकली आप बना सकते हो, यहां आपको एसी नोड बनाना है, यहां आपको एवी नोड बनाना है, यहां से ये दिखा देना इलेक्ट्रिक इंपल्स आता है, फिर लेफ्ट ब्रांचेज मतलब ये बंडल ऑफिस है, फिर दोनों ब्रांचेज है, फिर इधर पुरकिंजे फाइबर्स जाते हैं, फिर इधर पुरकिंजे, वही चीजें फैलती है, यानी ये इंपल्स ट्रेवल करता है एवी नोड में एंड विच डिलेज द सिग्नल्स बिफोर ट्रांसमिटिंग द बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स, यानी यहां पर आने के बाद फिर वो चीजें आपके बंडल ऑफ हिस में एंड पुरकिंजे फाइबर्स में जाती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से सुना, कई बार ऐसे नोड खराब हो जाता है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में ये एवी नोड खुद इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करने का काम करता है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। अब ये कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये सब पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। देखो एक मिनट में आपका हार्ट कितना बार बीट करता है, तो 72 बार बीट करता है, तो 72 बार एक मिनट में टोटल कितना हार्ट ब्लड को पंप किया उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एंड स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक सिंगल बीट में, ध्यान से सुनना, एक सिंगल बीट में कितना हार्ट ब्लड को पंप किया उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, है ना, हाँ, यानी कार्डियक आउटपुट क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट, यानी एक मिनट में, ये पूछा जाता है कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट मतलब है एक मिनट, अच्छा बताओ ज्यादा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या स्ट्रोक वॉल्यूम, मैं फिर से रिपीट करता हूं, कार्डियक आउटपुट एक मिनट में टोटल कितना ब्लड पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं, एंड एक सिंगल हार्ट बीट, है ना, सिंगल हार्ट बीट में कितना हार्ट ब्लड मतलब ब्लड को पंप कर पा रहा है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। बताओ ज्यादा क्या होगा, कोई बच्चा बताओ, कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा,
कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भाई 72 बार बीट होगा ना 1 मिनट में, उसमें कितना ब्लड पंप हो रहा है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। लेकिन एक सिंगल हार्ट बीट में जितना ब्लड पंप हुआ उसको स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी कार्डियक आउटपुट क्या होता है भाई? तो कार्डियक आउटपुट का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट्स एंड इज डिटरमाइंड बाय द हार्ट रेट। एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हार्ट रेट इज द नंबर ऑफ बीट पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब है एक सिंगल हार्ट बीट में, इन ईच हार्ट बीट, यहाँ लिख देता हूँ, इन ईच हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम देखो लिखा हुआ आगे, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड विद इन ईच हार्ट बीट। यानी एक सिंगल हार्ट बीट में कितना है ना ब्लड पंप करता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। कह रहा इट इज रेगुलेटेड बाय न्यूरल, हार्मोनल एंड लोकल कंट्रोल मैकेनिज्म मीट द बॉडीज मेटाबॉलिक डिमांड्स। ब्लड फ्लो की मैं बात कर रहा हूं तो ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय चेंज इन प्रेशर ग्रेडियंट्स बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन होते रहता है, उससे आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स होते हैं जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, राइट साइडेड ऑफ द हार्ट, देखो राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने शुरुआत में ही बताया राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में याद रखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लंग्स के लिए, है ना। देखो राइट साइड क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ताकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो, बल्कि लेफ्ट साइड क्या करता है? लेफ्ट साइड में ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ताकि पूरे बॉडी में जाए। बस इतना ही था, है ना। हाँ बस अब इस सब चीज़ को उसमें ये सारी चीज़ें हो गई, अब इसको वही चीज़ें रिपीट हो गई, अब कंटेंट रिपीट हुआ है। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्वेश्चंस आते हैं। हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई, इसमें कार्डियक साइकिल, कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ हमने पढ़ लिया। अब एग्जाम में से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं भाई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना हार्ट के बारे में पढ़ लो, कुछ भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट? बताओ बच्चा वाला क्वेश्चन बोला ना भाई, बस टिके रहो, सुनते रहो, क्वेश्चन बनेगा। हिम्मत हार जाओगे, डर जाओगे, निकल जाओगे, कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन आसान आते हैं, 4 है ना। हाँ, द राइट एट्रियम रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द विच वेन्स? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। राइट एट्रियम, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हार्ट बना लो। राइट साइड इधर है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, है ना। राइट एट्रियम कौन से वेन से? तो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। देखो ऑप्शन में वेना कावा है, मार दो ना वेना कावा, आंसर सी। जो बच्चे देख रहे हो समझ गए वो फटाफट आंसर कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय द, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा पंप होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड बाय द, जवाब दो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सवाल पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा जोरदार कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होता है। ईसीजी में जो वेव भी बनता है ना, ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही आता है ना। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल इन अप्रोक्सीमेटली, देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, ये कार्डियक साइकिल एक्चुअली होता है टोटल कितना 0.8 सेकंड का। उसमें से पूछ रहा है एट्रियल सिस्टोल कितना है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना है, मैं बता देता हूँ। एट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड के लिए एंड एट्रियल डिस्टोल होता है 0.7 सेकंड के लिए, जबकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने देर के लिए होता है? 0.3 सेकंड के लिए, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने देर? 0.5 सेकंड के लिए। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, एट्रिया भी कुछ देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, रिलैक्स होता होगा। तो एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.7 सेकंड तक रिलैक्स होता है, जबकि वेंट्रिकल्स 0.3 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.5 सेकंड तक रिलैक्स होता है। ठीक है, हाँ। एंड जब ऐसा फेज जिसमें दोनों रिलैक्स हो, जैसे एट्रियम और कॉन्ट्रैक्शन, तो वो आपका जॉइंट डायस्टोल फेज कहलाता है। ठीक है, यहाँ एट्रियल सिस्टोल का पूछ रहा है तो 0.1 सेकंड हो जाएगा। ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द, ऐसे नोड कहाँ होता है? तो हार्ट में मैंने स्ट्रक्चर बताया था, बोला था ऐसे नोड यहाँ होता है। देखो भाई ऐसे नोड यहाँ होता है, बताओ ये क्या है? राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बताओ भाई। तो राइट एट्रियम, आंसर बी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहने वाला है, पढ़िए। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम। यानी श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की संरचना और कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए, एक साफ और स्पष्ट लेबल वाली आकृति भी बनाइए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करिए और एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाइए। ठीक है, तो ये है आपका एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आपको पता है कि क्या क्या होता है भाई। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इसमें क्या क्या होता है आपको क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले आपको दिखाना है यहाँ पर आपका नेजल कैविटी। नेजल कैविटी नाक का गुहा होता है जहाँ पर ये खाली स्पेस है ना, हाँ, जिसमें नेटा भरा होता है कि नहीं, हाँ। तो ये नेजल कैविटी होती है। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स, ये गर्दन के पास होता है। और ये जो एरिया है ना, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, लेरिंग्स, गलत जगह दिखाया हुआ है। एक्चुअली ये लेरिंग्स वहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है। इस फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा इंडिकेशन गलत हो गया है। लेरिंग्स एक्चुअली ये है, लेरिंग्स ये है, ठीक है, और फेरिंग्स ये वाला पार्ट है। तो फेरिंग्स और लेरिंग्स है। उसके बाद ये वाला एरिया जो होता है वो ट्रेकिया कहलाता है। ट्रेकिया फिर इस तरीके से बाइफर्केट हो जाता है दो हिस्से में, जिसको हम लोग ब्रोंकिया कहते हैं। मतलब ट्रेकिया दो हिस्सों में बैठ जाता है, एक तरफ लेफ्ट साइड में लेफ्ट ब्रोंकाई, देखो लेफ्ट ब्रोंकस, एंड एक तरफ राइट ब्रोंकस। ठीक है, हाँ। और ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग्स है। और ब्रोंकियल्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं, एंड फिर नीचे ये डायफ्राम पाया जाता है, एंड ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में लगा होता है ये एल्वियोलाई। ये क्या लगा होता है? एल्वियोलाई, जो कि गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें आपको सबसे पहले इस तरीके का डायग्राम बनाने के लिए सीखना होगा, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है। ट्रेकिया के बाद आपका लेफ्ट ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस है, लेफ्ट लंग्स है, राइट लंग्स है ना, हाँ। फिर ब्रोंक्यूल्स है, नीचे डायफ्राम है, और यहाँ साइड में एल्वियोलाई है। कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका रहने वाला है क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। जहां पे आपका लेरिंग्स हो गया, ये ट्रेकिया हो गया। फिर ये ट्रेकिया दो हिस्सों में बढ़ता है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। राइट लंग्स में जाएगा तो राइट ब्रोंकस, लेफ्ट लंग्स में जाएगा तो लेफ्ट ब्रोंकस। फिर उसके छोटे छोटे ब्रांचेस को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वियोलाई लगा होता है जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड ये डायफ्राम है। ठीक है, डायफ्राम क्या करता है? एक मसल है, डोम शेप्ड मसल होता है। डोम मतलब है गुंबद के आकार का। मस्जिद देखियो, मस्जिद में कैसे इतना बड़ा बड़ा गुंबद बना होता है ना, हाँ। तो ये गुंबद इस तरीके का गुंबद बना होता है ना, तो ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को डोम कहते हैं, गुंबद कहते हैं। तो गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर होता है डोम शेप्ड। डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेशन में बहुत मदद करता है, ब्रीदिंग में। डोम शेप्ड मसल है, ठीक है, जो कि आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है।
चलो समझते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कह रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू ब्रीथ। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स का और टिश्यूज का, जो कि आपको ब्रीथ करने में मदद करते हैं। यानी श्वसन प्रणाली, अंगों और ऊतकों का एक जटिल नेटवर्क है जो कि आपको सांस लेने में मदद करता है। जाहिर सी बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको किस चीज में मदद करता है बताओ? तो सांस लेने में मदद करता है, ब्रीथ करने में मदद करता है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द ब्लड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना पूरे बॉडी में, है ना, ब्लड के माध्यम से, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, क्योंकि यहीं सांस लेते हो तो ये ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और यहीं से छोड़ते हो तो ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द ब्लड, ब्लड को ऑक्सीजन देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ये इसका मुख्य कार्य है। और ब्रीथ करने में मदद करता है, करेक्ट। यानी उसको हिंदी में पढ़े तो देखो हिंदी में क्या लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है यह रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत बढ़िया। अब इसके एनाटॉमी को पढ़ते हैं, वो तो इंट्रोडक्शन था, अब इसके एनाटॉमी को पढ़ते हैं। एनाटॉमी मतलब हुआ कि इसकी जो संरचना है किस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले नाक होता है भाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट क्या है? नाक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? नेजल कैविटी कहते हो, नाक या नसिका गुहा, है कि नहीं? हाँ, तो नोज क्या होता है सर? नोज क्या होता है? द प्राइमरी एंट्रेंस फॉर एयर इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्राथमिक द्वार जहां से हवा प्रवेश करते हैं उसको नाक कहते हैं। इट हैज 2 नॉस्ट्रिल्स, इसमें 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम, जो कि नेजल सेप्टम के द्वारा सेपरेट होता है। ये आपका नाक है और ये नाक को इस तरीके से 2 हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे देखो इधर इधर इधर, तो ये बीच वाला नेजल सेप्टम कहलाता है और ये छेदा क्या होता है? नॉस्ट्रिल। और ये जो अंदर का स्पेस है ये नेजल कैविटी। समझ गए बात को? हाँ, तो ये सब समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। नोज क्या है? प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ एयर है, हवा तो आप इधर से भी लेते हो, मुंह से भी ले लेते हो, नाक बंद करेंगे सांस नहीं ले लोगे, लेकिन प्राथमिक द्वार है ना, प्राथमिक द्वार क्या है हवा लेने का? नाक है। एंड यहाँ पे 2 नॉस्ट्रिल होते हैं, नाक का छेदा को नॉस्ट्रिल कहते हैं, जो कि नेजल सेप्टम से सेपरेटेड होता है। नेजल कैविटी अंदर में एक कैविटी होती है, स्पेस होता है, लाइंड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया, जिसमें टीनी हेयर्स होते हैं, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। ये नेजल कैविटी इसमें पाया जाता है, ठीक है। हाँ, इट फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्चर इनकमिंग एयर। आती हुई हवा को ये फिल्टर करने का काम करता है। यहाँ पे चूंकि नेजल कैविटी में आपके छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, म्यूकस पाया जाता है। अच्छा, नाक में नेटा, जो म्यूकस होता है, नेटा होता है, अपना शुद्ध शब्द में बोले तो जो नाक में क्या कहते हैं, ये जो नेटा होता है एक तरीके का, वो किस लिए होता है? म्यूकस किस लिए होता है? खराब चीज है? नहीं, बच्चों में देखना ज्यादा होता है। आज जो बनती है आलिया, उसका बचपन का फोटो देख लेना तो क्या देख लेना, उसके नाक में एकदम पूरा घिनाया जैसा लगेगा, अभी अभी इतना साफ सुथरा पूरा एकदम, है ना, होता है ये। देखो एक्चुअली वो बचपन में इसलिए ज्यादा होता है ताकि, क्योंकि डस्ट वगैरह अंदर नाक के अंदर ना घुसे, वो जो म्यूकस है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है ना। जो नाक में आपके छोटे छोटे बाल हैं वो कचरा को अंदर जाने नहीं देता है। समझ रहे बात को? वही बोला, नेजल कैविटी के अंदर आपका एयर का फिल्टर करना, वार्म करना, अगर ठंडी हवा है तो उसको गर्म करता है, मॉइस्चर करता है इनकमिंग एयर को। समझ रहे बात को? यस, ये प्रवेश करने वाली हवा को शुद्ध, गर्म और नमी प्रदान करने का काम करता है कौन? नेजल कैविटी, है ना। हाँ, जब हवा नेजल कैविटी से आगे बढ़ता है तो कहां पहुंचता है? फेरिंग्स में, गले के पास पहुंचता है, फेरिंग्स में पहुंचता है। फेरिंग्स क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दैट सर्व्स बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपके दोनों के लिए कॉमन होता है। फेरिंग्स में खाना भी आता है, पानी भी आता है। तो फेरिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है, इट इज द कॉमन पैसेज, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी कि ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स आपके कॉमन पैसेज हैं फूड और एयर के लिए, हवा और पानी के लिए। अब फेरिंग्स का 3 हिस्सा बटा होता है। इट हैज 3 पार्ट्स। फेरिंग्स के जो 3 हिस्से होते हैं, नाक वाला हिस्सा जस्ट नेजल कैविटी के पीछे होता है तो उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स एक्चुअली गर्दन है, गर्दन में खाना भी आता है, पानी भी आता है, नमक भी, सॉरी ये खाना पानी भी आता है और हवा भी आता है। हवा के लिए अलग रास्ते बने हुए हैं, हवा अलग में चले जाता है, खाना अलग में चले जाता है। खाना आपको पता है फूड पाइप यानी इसोफेगस में जाता होगा, और हवा ट्रैकिया में जाता है जिसको विंड पाइप कहते हैं। तो नेजल कैविटी का 3 हिस्सा बना हुआ है। एक है नेजोफेरिंग्स जो बिल्कुल कनेक्ट होता है नेजल कैविटी से एंड एयर के लिए पैसेज बनाने का काम करता है, हवा के लिए। जबकि ओरोफेरिंग्स मुंह के जस्ट, ओरल कैविटी मुंह के कैविटी को अंदर के स्पेस को ओरल कैविटी कहेंगे, तो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे बिहाइंड द ओरल कैविटी एक पैसेज होता है जहां पे फूड और एयर दोनों जाता है, तो उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स में खाना नहीं जाता बल्कि ओरोफेरिंग्स में खाना और हवा दोनों आता है। यहाँ का हवा और वहाँ का हवा दोनों ट्रेकिया में चला जाएगा और यहाँ का खाना इसोफेगस में चला जाएगा। फिर एक होता है लेरिंजोफेरिंग्स जो कनेक्ट करता है किसके साथ? लेरिंग्स के साथ। लेरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है, आगे आप पढ़ेंगे इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। वाई वॉइस बॉक्स? क्योंकि यहीं से आवाज होती है, यहीं से आवाज निकलती है, यहीं इसी में वोकल कॉर्ड पाया जाता है जिसके वाइब्रेशन से आप बोल पाते हो, आवाज निकलती है। तो ये कनेक्ट करता है लेरिंग्स को एंड इसोफेगस को। डायरेक्ट एयर इनटू द लंग्स, एयर लंग्स में जाता है, फूड टू द स्टमक एंड फूड कहां चला जाता है? स्टमक में चला जाता है, ठीक है। हाँ, यही लेरिंजोफेरिंग्स के पास से 2 रास्ता अलग निकलता है कि जो खाना है वो पेट में जाएगा थ्रू इसोफेगस और हवा जो है वो किसमें जाएगा? ट्रेकिया के द्वारा लंग्स में चला जाएगा। अब है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बगल में ही लिखा हुआ है वॉइस बॉक्स। पूछा जाता है कि भाई किसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, तो लेरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स नाम दिया गया है। लोकेटेड बिलो द फेरिंग्स, जस्ट फेरिंग्स के नीचे पाया जाता है। कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स, जिसमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं एंड वोकल कॉर्ड वो चीज है जिसके द्वारा वाइब्रेशन से आवाज निकलती है। द लेरिंग्स हैज सेवरल इंपॉर्टेंट कार्टिलेज, लेरिंग्स में काफी सारे कार्टिलेज होते हैं, टोटल 9 कार्टिलेज पाया जाता है, टोटल 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं। देखो भाई ये आपके नेजल कैविटी हो गए, तो नेजल कैविटी के जस्ट पीछे वाला एरिया नेजोफेरिंग्स हो गया। फेरिंग्स को देख लो, ओरल कैविटी हो गया तो ओरल कैविटी के जस्ट पीछे ओरोफेरिंग्स, है ना, और फिर लेरिंग्स के जस्ट पीछे लेरिंजोफेरिंग्स होता है और ये फिर ट्रेकिया हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब हवा कहां जाएगा? ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप कहते हैं, कंठ नली कहते हैं, वायु पथ कहते हैं। अब जो बोल दो ट्रेकिया में हवा जाएगा। अभी तक क्या क्या पढ़ा भाई?
सबसे पहले हवा कहाँ से आता है? नोज से। नोज से दो नोस्ट्रिल है, उसके द्वारा हवा अंदर जाते हैं कहाँ? नेजल कैविटी में। कहाँ जाते हैं? नेजल कैविटी में। मैं हाईलाइट करता चलता हूँ। चलो, सबसे पहले हवा नोज है जहाँ प्राइमरी एंट्रेंस फॉर एयर है, फिर नेजल कैविटी में हवा आता है, फिर आपका वहाँ से हवा फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के 3 हिस्से हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स। ओवरऑल यहीं पर सेपरेट हो जाता है, जो खाना है वो स्टमक में जाता है और एयर जो है वो लंग्स में जाता है। लेरिंग्स की बात करें तो ये वॉइस बॉक्स है, जस्ट फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं। और याद रखना ये आपका लेरिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट कार्टिलेज पाए जाते हैं, 9 कार्टिलेज हैं। एंड फिर लेरिंग्स से हवा आप कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में। ट्रेकिया क्या है सर? तो ट्रेकिया देखो ये है, ये देखो आगे फोटो होगा ट्रेकिया का, मैं दिखाता हूँ। ये देखो लेरिंग्स है, हाँ यहाँ पे ट्रेकिया। कई बार रहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रेकिया, तो ऐसा फोटो बनाना होगा एग्जाम में। ये देखो लेरिंग्स है ना, ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स में हवा कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया किस में कन्वर्ट होता है? ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई में भी अलग है, जैसे ये वाला है प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब प्राइमरी ब्रोंकाई के ब्रांचेस को सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे, फिर इसके ब्रांचेस को टर्सरी ब्रोंकाई कहेंगे, तब जाके ब्रोंक्यूल्स होता है ना, फिर उसमें जाकर के एल्वेलाई लगे होते हैं। तो ऐसा कुछ होता है ट्रेकिया, मतलब पूरे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक का अंदर का ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह। तो याद रखना ट्रेकिया एक 10 से 12 सेंटीमीटर ट्यूब है। कितना सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है सर? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर का लंबा ट्यूब होता है। 10 to 12 सेंटीमीटर ट्यूब है। कनेक्ट करता है लेरिंग्स टू द ब्रोंकाई। लेरिंग्स को ब्रोंकाई तक कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे ये लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स से यहाँ ट्रेकिया आया, फिर ये इस तरीके से डिवाइड होता है। तो लेरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ट्रेकिया करता है। इट इज रेनफोर्स्ड विद सी शेप्ड कार्टिलेज, यानी इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं। ये जो सी शेप्ड कार्टिलेज यानी ऊपर में जो लाल लाल रंग देख रहे हो ना, इस तरीके से कार्टिलेज पाया जाता है। और पूरा रिंग नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, ऐसा नहीं कि चारों बगल से कार्टिलेज है, नहीं, सिर्फ सी शेप्ड होता है। पीछे से ओपन रहता है, पीछे से थोड़ा सा सिर्फ मांस रहता है, ताकि वो मतलब सिकुड़े फैले। हवा ज्यादा लेते हो तो सिकुड़ता फैलता है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए होता है ताकि ट्रेकिया कोलैप्स ना कर जाए, ट्रेकिया का एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इसलिए। तो इसलिए इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज पाए जाते हैं। रेनफोर्स्ड मतलब होता है इसमें सी आकार की बहुत सारी कार्टिलेज होती हैं, जो कि प्रिवेंट करता है ट्रेकिया को कोलैप्स करने से, एंड इसको ऑलवेज ओपन रखता है। यानी सी आकार की उपस्थिति रिंगों की सदृढ़ होती है, जो इसे खुला रखती है और संकुचन से बचाते हैं, ठीक है। ट्रेकिया इज लाइंड विद सीलिया। ट्रेकिया में सीलिया होते हैं, म्यूकस होता है, ट्रैप एंड एक्सपेल फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको एक्सपेल करने का काम करते हैं। अब ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में बात करें तो आपके सबसे पहले होते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर होते हैं टर्सरी ब्रोंकाई, फिर होते हैं ब्रोंक्यूल्स, है ना। हाँ, जिसमें आपके क्या है? सबसे पहले ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में मैंने बताया ये आपका ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया को मतलब ट्रेकिया जो सबसे पहले डिवाइड होता है वो किसमें होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई के ब्रांचेस को क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसके ब्रांचेस को क्या कहेंगे? टर्सरी ब्रोंकाई। ऐसा चलता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है? 2 मेन ट्यूब्स हैं जो ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रेकिया। ये 2 मेन ट्यूब हैं जो कि ट्रेकिया से अलग होते हैं, और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट साइड में जाते हैं, राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में जाते हैं, ठीक है। हाँ, फ्रॉम वन ऑफ ईच लंग्स। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या कहते हैं? तो ब्रांचेज ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई इच एंटरिंग अ लोब ऑफ द लंग्स। यानी कि सेकेंडरी ब्रोंकाई की मैं बात करूँ तो ब्रांचेज ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई की जो ब्रांचेज होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो यानी कि समझ लो बात को, प्राइमरी ब्रांचेज। ये देखो आपकी ये ट्रेकिया है, इसके ब्रांच को ब्रोंकाई कह दिए। अब इसके ब्रांच को सेकेंडरी ब्रोंकाई कहेंगे। वही बोल रहा है ब्रांचेज ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई इच एंटरिंग इनटू द लंग लोब ऑफ लंग्स, तो इसको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर टर्सरी ब्रोंकाई क्या होगा? फर्दर सब डिवीजन, उसके सब डिवीजन को, सेकेंडरी ब्रोंकाई के सब डिवीजन को टर्सरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स क्या होगा? फिर उसके सब डिवीजन को स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ ब्रोंकाई, जो एकदम बिल्कुल टीनी होता है, इसमें कोई मतलब ये नहीं होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज नहीं होते हैं, एंड उसके लास्ट में एल्वेलाई लगा होता है, ठीक है। हाँ, दे लैक कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होता है, ये सिर्फ स्मूथ मसल्स के बने होते हैं जो कि एयर फ्लो को रेगुलेट करते हैं। अब हो गया भैया, अब समझ गए। अब लंग्स की बात करते हैं। लंग्स मतलब है फेफड़ा। लंग्स कैसा होता है? लंग्स क्या होता है? तो देखो भाई, आपका जो लंग्स है ये 2 होता है आपकी बॉडी में। एक होता है राइट लंग्स और एक होता है लेफ्ट लंग्स। कोनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड राइट लंग्स बड़ा होता है साइज में, लेफ्ट लंग्स छोटा होता है। इसको याद रखने का तरीका यह है कि राइट में देखो 1 2 3 4 5 अक्षर है, और लेफ्ट में 4 अक्षर है। तो बताओ कौन बड़ा है? 5 या 4? 5 वाला, इसीलिए ये आपका बड़ा है, ऐसे याद रख सकते हो। एंड लेफ्ट राइट लंग्स 3 लोब में बटे होते हैं, जिसमें ये देखो सुपीरियर लोब है, मिडिल लोब है, इंफीरियर लोब है। जबकि लेफ्ट लंग्स 2 लोब में बटे होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब, है ना। क्यों? क्योंकि ये 4 याद कैसे करोगे? तो ये 4 अक्षर का है ना, इसीलिए इसमें कम लोब पाया जाता है। ये 5 अक्षर का, इसलिए इसमें ज्यादा लोब पाया जाता है, 3 लोब, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या होते हैं? एक तरीके के फीसर्स होते हैं, यानी कि जो डिवीजन होते हैं, जो कि बांटने का काम करते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल फीसर है, हॉरिजॉन्टल फीसर क्या करता है? और एक ओब्लिक फीसर है, यानी 2 कटाउच, मतलब कटाउच कह सकते हैं, कट पाया जाता है, ठीक है, जिससे लोब बनते हैं। तो राइट लंग्स में 2 लोब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, सॉरी ये ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है। अब इधर से लंग्स बना, ठीक है, इधर भी लंग्स बना। अब इसमें क्या होता है? एक ऑब्लिक फीसर होता है, ठीक है, एक क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फीसर होता है और एक ओब्लिक फीसर होता है। पहले फीसर मतलब है जो डिवाइड करे। पहला होता है क्या? देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। एक होता है यहाँ पर क्या? हॉरिजॉन्टल फीसर, ठीक है, और एक होता है यहाँ पर ऑब्लिक फीसर। इस तरीके से ये सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर लोब में कन्वर्ट होता है, जबकि इसमें एक ही लोब होता है जो इस तरीके से लोब होता है, जो कि सुपीरियर और इंफीरियर में बांटने का काम करता है, ठीक है। हाँ, ये लंग्स का बात है। अब लंग्स में क्या है भाई? देखो कह रहा है 2 कोन शेप्ड ऑर्गन, 2 कोन शेप्ड ऑर्गन है, बिल्कुल भैया 2 कोन शेप्ड ऑर्गन होते हैं, जो इस तरीके से कोन शेप्ड ऑर्गन है, लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल थोरेसिक कैविटी में होता है। ईच लंग्स डिवाइडेड इनटू लोब्स, हाँ, हर एक लंग्स लोब में डिवाइडेड है। राइट लंग्स में 3 लोब है, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब है, बाय फीसर्स। कह रहा है देखो, लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। हाँ, याद रखना, इससे सवाल आया हुआ है, लंग्स की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? लंग्स के आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? तो प्लूरा कहते हैं या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी लंग्स का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आपका प्लूरा कहलाता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस ड्यूरिंग
इट रिड्यूसेस फ्रिक्शंस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के दौरान, सांस लेने के दौरान ये फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं, यानी ये श्वसन के दौरान घर्षण को कम करती हैं, घर्षण को कम करती हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद है एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई पता है बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स के एंड पर पाया जाता है। जैसे ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया से ये प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी, मतलब समझ रहे हो, ब्रोंकाई में कन्वर्ट हुआ है, फिर ब्रोंकाई से प्राइमरी ब्रोंकाई में हुआ है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, तब इसके बाद ब्रोंक्यूल्स है। अब ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये एल्वियोलाई लगे होते हैं। एल्वियोलाई जो होते हैं ये बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स के एंड में होते हैं और हवा से भरा हुआ छोटा छोटा एयर सैक होते हैं, एक तरीके से पाउच होता है जहां पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे ये मान लो ये एल्वियोलाई है, तो यहां से क्या होता है, ब्लड में से CO2 बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर जाता है, जिससे ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो एल्वियोलाई एक छोटा छोटा टीनी एयर सैक एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, टीनी एयर सैक, टीनी मतलब एकदम छोटा छोटा है ना, वायु के थैले पाए जाते हैं, एयर सैक यानी एयर का पाउच पाया जाता है। गैसियस एक्सचेंज ऑकर हियर, यहीं पर मेनली गैसियस एक्सचेंज होते हैं, O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, एंड दे आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होते हैं जहां पर एक्चुअली गैसियस का चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये थी पूरी एनाटॉमी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ये क्या थी, पूरी एनाटॉमी थी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आपने क्या बताया, सबसे पहले आपने देखा ट्रेकिया, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने क्या क्या देखा भाई, नोज जो कि प्राइमरी एंट्रेंस फॉर द एयर है, हवा के लिए प्राथमिक एयर का एंट्रेंस है, नेजल कैविटी में हवा जाती है, फिर वहां से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से नेजोफेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग्स, फिर लेरिंजोफेरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया से फिर आपका आपने देखा प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर लंग्स, लंग्स के बाद यहाँ एल्वियोलाई जो कि एयर सैक है जहां पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होते हैं, एंड पूरे लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसको कहा जाता है, तो एल्वियोलाई को कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अब है अगला पार्ट फिजियोलॉजी, वो तो एनाटॉमी था यानी स्ट्रक्चर था। अब इसके फिजियोलॉजी की बात करो, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली की शारीरिक क्रिया यानी फिजियोलॉजी, क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला काम है ब्रीदिंग यानी वेंटिलेशन। क्या है भाई, ब्रीदिंग यानी वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन यानी श्वसन, ठीक है। श्वसन जो है ब्रीदिंग है, वेंटिलेशन है जो इसका प्राथमिक कार्य है। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस, ब्रीदिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, जो कि हवा के अंदर आता है लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर जाता है, ठीक है। हाँ, तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स में हवा अंदर आना और लंग्स से हवा बाहर जाना, ये काम होता है किसका, ब्रीदिंग का, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, लंग्स के अंदर हवा आना और लंग्स से बाहर जाना, यानी ब्रीदिंग के अंदर इनहेलेशन भी आता है और एक्सहेलेशन भी आता है। इनहेलेशन स्टैंड्स फॉर एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सहेलेशन स्टैंड्स फॉर एयर आउट टू द लंग्स, यानी हवा लंग्स के अंदर आएगा तो उसको इनहेलेशन कहेंगे, लंग्स से बाहर जाएगा तो एक्सहेलेशन कहेंगे, और सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया ब्रीदिंग कहलाती है, ठीक है। हाँ, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। एंड फिर गैसियस एक्सचेंज होता कहां है भाई, तो गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर ये छोटी छोटी हवा से भरी हुई कोशिकाएं होती हैं, एल्वियोलाइज होती हैं, यहीं पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे ये देखो ब्लड वेसल्स है, ये खराब खून आया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और यहाँ सांस लिया तो ऑक्सीजन गया है तो ऑक्सीजन आएगा, इस तरीके से गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन पासेज इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में आता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, एंड फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आपके सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस के परिवहन में भी मदद करते हैं, यानी ऑक्सीजन बाइंड करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ इन द रेड ब्लड सेल, पता है भाई पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम, ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, यही हीमोग्लोबिन है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। आप हमें बताना, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसका नाम क्या है, उसका नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मात्र 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है ना। हाँ, याद रखना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मात्र 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एक सिंगल टाइम में। इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बैक टू द लंग्स, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस से लंग्स में चले जाते हैं। इट इज एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के दौरान इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका इसके फिजियोलॉजीज। अब आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो इस साल पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप हमें करके दिखाइए, फिर मैं मानूंगा कि हाँ भैया टॉपिक आप समझे हो। ऐसे ना मानूंगा, ऐसे तो नहीं मानूंगा भाई। पहला क्वेश्चन है, बताओ द फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के मुख्य कार्य, डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेस्ट करना, पंप ब्लड, ऐसा क्यों काम होगा भाई। फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर, यस, नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होता है, वो एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है और मॉइस्ट करने का काम करता है। आंसर सी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप सारे बच्चे, बिल्कुल सही बता रहे हो। फेरिंग्स सर्व एज अ पैसेज फॉर, फेरिंग्स सर्व करता है एज अ पैसेज फॉर, किस चीज के लिए पैसेज प्रोवाइड करता है, ब्लड ओनली, एयर ओनली, फूड ओनली, या बोथ एयर एंड फूड। तो याद रखना, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यहाँ दोनों चीज, यहाँ दोनों चीज। आंसर डी, यानी दोनों चीज, बोथ एयर एंड फूड, एयर एंड फूड दोनों चीज, करेक्ट। हाँ, लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज, लेरिंग्स को और किस नाम से जानते हैं, तो लेरिंग्स और किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। एंड एयर सैक क्या है भाई, टीनी एयर सैक जो होता है वो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई होता है। फिर विंड पाइप किसको कहते हैं, ट्रेकिया को कहते हैं। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फूड पाइप किसको कहते हैं, फूड पाइप बताओ किसको कहते हैं, तो ईसोफेगस को कहते हैं, ईसोफेगस को कहते हैं, ईसोफेगस को, ठीक है। हाँ, चलो, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज कॉल्ड, जो लंग्स के कवरिंग मेम्ब्रेन है जो कि लंग्स की कवरिंग में मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, एंडोथेलियम। द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स इज कॉल्ड, बताओ भाई, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, वो मेम्ब्रेन जो लंग्स की कवरिंग को मदद करता है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो प्लूरा कहलाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन कहलाता है। पेरिकार्डियम किसका कवरिंग है, हार्ट का। बन जाएगा ना क्वेश्चन भाई, गैसियस एक्सचेंज ऑकर इन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आता है, बस एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ब्रोंकाई, ट्रेकिया, एल्वियोलाई, लेरिंग्स, बताओ गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में होता है। सारे बच्चे बताओ, आंसर सी। चलो हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन हो गया, आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के संरचना और कार्य को एक्सप्लेन करिए, स्प्लीन के संरचना और कार्य को एक्सप्लेन करिए भाई,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के संरचना और कार्य को एक्सप्लेन करिए। चलो भाई, सब लोग रेडी हो, तैयार हो? ये वाला स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है, बिल्कुल। ना 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 भाई, कल वाला बात नहीं, एक बार दिल बनाओ यार। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा पढ़ने में, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसको पढ़ के 9 का 9 बराबर करो यार, हम पीछे चल रहे हैं यार। नहीं, 5 मिनट प्लीज़, 5 मिनट पढ़ लो यार। हम नहीं ना थक रहे हैं, देखो मेरा भी आवाज़ बैठ गया है, गला बैठ गया है, लॉन्ग चबा चबा के पढ़ा रहे हैं, सच बता रहे हैं, हम भी थक रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट बस, है ना? हाँ, कम से कम क्लास के साथ। अब देखो एक छोटा क्वेश्चन पकड़ाया तो इसको कवर कर लो, 9 का 9 साथ साथ चलेंगे ना। हाँ चलो, अब उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्लीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। कहाँ होता है स्प्लीन सर? अक्सर एग्जाम में आता है स्प्लीन पर, इसको छोटा मोटा टॉपिक मत मानना, अक्सर आता है। ये स्प्लीन कहाँ पाया जाता है? तो जस्ट पेट के पीछे ये स्प्लीन पाया जाता है, स्टोमक के पीछे। इसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली बोला जाता है, ठीक है। स्प्लीन इज नोन टू बी लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी का सबसे बड़ा लिम्फ नोड है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन है, सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन है। इट इज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ा लिम्फ नोड कौन सा है, लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा है, स्प्लीन है। प्लस ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ये ब्लड बैंक है, इसके अंदर छोटे छोटे पाउच जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे ब्लड जमा होता है, इमरजेंसी में वो ब्लड निकलता है, तो ये हमारे बॉडी का ब्लड बैंक भी कहलाता है। स्प्लीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो भी आरबीसी डिस्ट्रॉय, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितने दिन का होता है? 120 दिन। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम एक्चुअली स्प्लीन करता है, तो जो भी ब्लड फिल्टर होने जाता है ना स्प्लीन में, तो स्प्लीन में जो भी मरा हुआ आरबीसी है उसको ट्रैप करके रख लेता है ये, ठीक है। तो ये आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान होता है, तो प्लीहा यानी स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। स्प्लीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, प्लीहा का उत्पत्ति मीजोडर्मल लेयर से होता है, ठीक है। हाँ, स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन एक रेड कलर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज फाउंड अटैच टू द लेटरल साइड ऑफ स्टोमक, जस्ट स्टोमक के बगल में होता है। प्लीहा लाल रंग का होता है और यह पेट के पार्श्व यानी लेटरल भाग से जुड़ा होता है, साइड में जुड़ा होता है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय अ कैप्सूल फॉर्म्ड अ इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एक कैप्सूल से कवर्ड होता है जो कि इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है, ठीक है। प्लीहा एक आवरण यानी कैप्सूल होता है जो कि इलास्टिक रेसे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। इट इज कॉल्ड स्प्लीनिक कैप्सूल, इसी को हम लोग स्प्लीनिक कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम प्लीहा आवरण या स्प्लीनिक कैप्सूल कहा जाता है। यानी मैंने क्या बताया भाई, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। तो स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, ये सबसे बड़ा लिम्फ नोड है हमारे बॉडी का, है ना, लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक कहलाता है। एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहलाता है। एंड स्प्लीन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मीजोडर्म, मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड होता है। एंड फिर उसके बाद स्प्लीन कैसा होता है, रेड कलर की स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके लेटरल वॉल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के जस्ट लेटरल वॉल से जुड़ा होता है। इसके ऊपर एक कैप्सूल इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का एक कवर होता है, इसको कैप्सूल कहते हैं। एंड इसको स्प्लीनिक कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। अब स्प्लीन का स्ट्रक्चर है ना, हाँ, तो स्प्लीन के पास 2 पल्प होता है, एक व्हाइट पल्प होता है और एक रेड पल्प होता है। जैसे स्प्लीन का एक स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर देखो ये बगल बगल में जो है रेड पल्प है, अंदर में व्हाइट पल्प है, तो व्हाइट पल्प वाले में डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। तो जो स्प्लीनिक है 2 भाग होते हैं, एक होता है व्हाइट पल्प जिसको सफेद गुदा कहते हैं। इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेज ऑफ लॉन्ग एंड इरेगुलर साइज लिम्फेटिक एंडोथेलियम, इसमें ये स्कैटर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पैचेज ऑफ लॉन्ग एंड इरेगुलर साइज ऑफ लिम्फेटिक एंडोथेलियम, इसमें थोड़ा इरेगुलर साइज का लिम्फेटिक एंडोथेलियम पाया जाता है। द मेस ऑफ दिस नेटवर्क आर स्टडीड विद न्यूमरस स्प्लीनिक सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स, यानी इसके नेटवर्क के जाल में कई प्लीहा कोशिकाएं और लिम्फोसाइट्स होते हैं। स्प्लीनिक सेल्स आर मोस्टली एग्रीगेटेड अराउंड आर्टरियोल्स फॉर्मिंग नोड्यूल्स विद अपीयर ऑफ व्हाइटिस, यहाँ पे व्हाइटिस कलर का होता है। जबकि रेड पल्प की मैं बात करूँ, लाल गुदा जो होता है, इट फॉर्म्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन का जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो लाल पल्प होता है, बीच में थोड़ा सा व्हाइट पल्प होता है। इट रेडिस ड्यू टू एक्सेस नंबर ऑफ आरबीसी, क्योंकि रेडिस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसीज पाए जाते हैं, और ये व्हाइट इसलिए होता है क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसीज पाया जाता है, ठीक है। रेड पल्प ऑफ स्प्लीन कंटेन्स एरिथ्रोसाइट्स, यहाँ एरिथ्रोसाइट्स होता है। एंड ब्लड फिल्ड साइनसेस, एंड छोटे छोटे साइनस मतलब थोड़ा सा एक तरीके से गड्ढा होता है जिसमें रक्त भरे होते हैं, इसलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्प्लीन यानी प्लीहा के कार्य, इट मैक्रोफाजेज इनगल्फ्स एंड डिस्ट्रॉय वर्न आउट ब्लड सेल्स एंड पैथोजेंस, यानी ये जो मैक्रोफाजेज है वो एनगल्फ करता है एंड डिस्ट्रॉय कर देता है जो भी ब्लड सेल्स वर्न आउट हो गए, खराब हो गए हैं। यानी ये मैक्रोफाजेज, इसके मैक्रोफाजेज पुरानी रक्त कोशिका, क्योंकि स्प्लीन में मैक्रोफाजेज सेल होते हैं जो भी पुरानी रक्त कोशिकाएं हैं यानी खराब हो चुकी हैं, एंड रोग जनक को नष्ट करते हैं, जो भी पैथोजन वगैरह उसको नष्ट करने का काम करता है। इन एम्ब्रियोनल स्टेज इट प्रोड्यूसेस आरबीसी, अगर कोई एम्ब्रियोल स्टेज में यानी भ्रूण अवस्था में जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा, तो वहाँ पर उसका जो रक्त है आरबीसी है वो कहाँ बनता है, स्प्लीन में ही बनता है। सम एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड हियर, कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज भी यहाँ बनती हैं। इन एडल्ट स्टेज स्प्लीन वर्क्स एज अ ब्लड बैंक, एडल्ट स्टेज में ये ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है, यानी कि आपका ब्लड बैंक यानी रक्त भंडारण की तरह कार्य करता है। इट्स साइनसेस, इसके अंदर साइनस मतलब जो छोटा छोटा कैविटी होती है उसके अंदर ब्लड भरा होता है, तो वही बोला एज रिजर्वायर ऑफ द ब्लड। एंड स्प्लीन स्टोर्स आयरन, स्प्लीन आयरन को भी स्टोर करता है, स्प्लीन आयरन को भी स्टोर करता है। यानी स्प्लीन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने अक्सर आता है। तो स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी, हो सके तो इस बार पक्का आएगा, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फ नोड ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट लिम्फाइड ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, जो बोल दो, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन मेसोडर्मल लेयर से ओरिजिनेट होता है, प्लस स्प्लीन रेड कलर का एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोमक के साइड में, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। एंड इसके ऊपर एक कैप्सूल होती है जो कि इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर करता है, एंड ये स्प्लीनिक कैप्सूल कहलाता है। स्प्लीन के अंदर 2 पल्प
होते हैं, रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प में क्या होते हैं, इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेज, ये पैचेज के फॉर्म में और इरेगुलर साइज का पाया जाता है। देख लो ये पैचेज के फॉर्म में इरेगुलरली जैसे तैसे है ना, हाँ ये व्हाइट पल्प है। एंड फिर इसमें 3 नेटवर्क स्टडी न्यूमरस स्पेलिनिक सेल्स वगैरह लिम्फोसाइट्स वगैरह पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज भी पाया जाता है। जबकि रेड पल्प में ये मैक्सिमम पार्ट है, ये रेडिस होता है क्योंकि यहाँ आरबीसीज पाए जाते हैं। एंड रेड पल्प में एरिथ्रोसाइट पाया जाता है। एंड इसमें याद रखना, अब इसके फंक्शन की बात करते हैं, मुख्य कार्य क्या क्या है। तो इसके अंदर मैक्रोफाज होते हैं जो भी बर्न आउट ब्लड सेल्स हैं, जैसे आरबीसी खराब हो गया तो उसको खत्म कर देता है, यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और भी ब्लड सेल्स को खत्म करता है। एंड पैथोजन को भी, जो रोगजनक है, यानी मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया तो उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। एम्ब्रियोनल स्टेज में, भ्रूण अवस्था में ये आरबीसी बनाने का काम करता है। सम एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड हियर, कुछ मात्रा में एंटीबॉडीज भी बनती है यहाँ। एडल्ट स्टेज में स्प्लीन ब्लड बैंक की तरह काम करते हैं। एंड इसके अंदर जो साइनसेस हैं, यानी जो छोटे छोटे साइनस हैं, खाली स्थान है, वहां पे ब्लड रिजर्वायर यानी ब्लड रिजर्व होकर रहता है। एंड स्प्लीन आयरन को भी स्टोर करता है। ठीक है, हाँ। अब स्प्लीन से रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं भाई, जवाब दे दो, मजा आ जाएगा मुझे। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने पढ़ा दिया। अब चलो भाई इसके क्वेश्चन का आंसर कर दो कोई बच्चा। क्वेश्चन है आपका, स्प्लीन इज नोन एज लार्जेस्ट डैश ऑफ द बॉडी। स्प्लीन को किस नाम से जानते हैं? स्प्लीन इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लिम्फ नोड या ऑर्गन या टिश्यूज। तो आंसर हो जाएगा स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड है ना। स्प्लीन इज कॉमनली नोन एज रेफर टू एज डैश ऑफ आरबीसी, फैक्ट्री, स्टोर हाउस, ग्रेवयार्ड, प्रोड्यूसर। मार दो आंसर, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। व्हाइट पल्प मेनली कंसिस्ट ऑफ, व्हाइट पल्प में मेनली क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स होता है व्हाइट पल्प में। जो इसके अंदर रेड पल्प और व्हाइट पल्प होते हैं, तो व्हाइट पल्प में मेनली लिम्फोसाइट होता है ना, हाँ, इसीलिए व्हाइट होता है वो। द लिम्फोसाइट क्या है, याद करो, लिम्फोसाइट मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी तो है, हाँ, जो एंटीबॉडी बनाता है। रेड कलर ऑफ रेड पल्प इज ड्यू टू, रेड कलर जो रेड पल्प का है वो रेड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेस आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा है, क्या है? यहाँ पर एक्सेस में आरबीसीज पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और एचएपी में डायग्राम भी आता है, तो डायग्राम भी बनाने का प्रैक्टिस आप लोग कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की शारीरिक रचना और कार्यविधि को समझाइए, यानी कैसे जीआईटी यानी एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, जीआईटी क्या होता है सर? एक बार फुल फॉर्म लिखने आ गया था, बताओ यार, जीआईटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो इसलिए आपको याद रखना है जीआईटी मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इसको एक और क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं आहार नाल, जो कि माउथ से शुरू होता है ना, माउथ से शुरू होता है, मुंह से स्टार्ट होता है और आपके एनस तक जाके खत्म होता है। ठीक है, यानी ये वो रास्ता है जिसके द्वारा आप खाना खाते हो, खाना डाइजेस्ट होता है, खाना बाहर निकलता है। ठीक है, उसको जीआईटी कहते हैं। तो उसके एनाटॉमी यानी कि बनावट, संरचना के बारे में अध्ययन करना है, फिर फिजियोलॉजी यानी फंक्शन के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको जीआईटी का इंट्रोडक्शन लिखना होगा, फिर एक डायग्राम बनाना होगा, फिर एनाटॉमी लिखना होगा, फिर फिजियोलॉजी लिखना होगा। डायग्राम में एक बेसिक सा डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बहुत ईजी डायग्राम लाया हूं, वो डायग्राम आप बना देना। ये देखो, ये डायग्राम है, बहुत ईजी सा डायग्राम लाया हूं, पहले समझा देता हूं, फिर मैं डायग्राम भी लाया हूं, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले क्या होता है सर? माउथ होता है। माउथ से ही खाना खाते हैं, या फिर इसी को ओरल कैविटी कहते हैं, राइट, ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ से खाना कहाँ जाता है सर? फेरिंग्स में जाता है। कहाँ जाता है खाना? फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स क्या है तो मैंने बता रखा है, इसके बारे में कई बार ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं। ये कॉमन पैसेज है, बताओ किसके लिए? COMMON, कॉमन पैसेज है ना, पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फॉर फूड एंड एयर, फूड एंड एयर, फूड एंड एयर यानी हवा और पानी, हवा और खाना दोनों के लिए। यहाँ पर ये फेरिंग्स एक ऐसा जगह है ना जहाँ हवा हो चाहे खाना हो, दोनों आता है। समझ रहे बात को? यस, दोनों आता है, एंड लेकिन दोनों के अलग अलग एरियाज बने हैं। हवा आपका चला जाता है ट्रेकिया में, खाना चला जाता है इसोफेगस में। तो वो खाना फिर कहाँ आता है? इसोफेगस में। इसोफेगस क्या कहलाता है सर? फूड पाइप कहलाता है। वन लाइनर क्वेश्चन बताते चल रहा हूँ, याद करते चलना। इसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। अब वो खाना इसोफेगस के साथ कहाँ आता है? स्टोमक में, यानी पेट में। और पेट में लगभग 4 से 4.5 घंटे तक खाना जमा होता है और वहाँ पर डाइजेशन होता है। ठीक है, फिर वो खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर उसका खाना का मैक्सिमम डाइजेशन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है सर? तो कहाँ होता है आपका? यहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके साथ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी यहीं पे होता है, अवशोषण भी, याद रखना। हाँ, कोई पूछेगा सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब नाम छोटा है, छोटी आंत, लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। सबसे ज्यादा डाइजेशन यहीं होता है एंड सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी यही होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक सिंगल लाइन में मैंने बता दिया। फिर उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाते जाते खाना एक्चुअली कह सकते हो वेस्ट पार्ट बच जाता है, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसको शरीर से बाहर निकलना है ना, बस वो मल। और वो मल से सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन, यहाँ क्या होता है? सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मल से पानी खींच के वो मल को थोड़ा सा टाइट करता है, कठिल करता है, एंड वो शेप ले लेता है, एंड फिर यहाँ आकर के रेक्टम में वो जमा हो जाता है, मलाशय में जमा होता है। जब एक समय पर रेक्टम में ज्यादा जमा हो जाता है, ये रेक्टम ये है, सॉरी ये है रेक्टम में जमा हो जाता है, एंड जब आपको फील होता है कि भैया अब भर गया है वो टंकी, तो वहाँ से फिर आपको डिफिकेशन जैसी फीलिंग आती है, देन वो एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये है आपके जीआईटी का बनावट, एक तरीके से प्रॉपर्ली काम कैसे करता है। अब हम लोग इसको वन बाय वन थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है।
कह रहा है द जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्टिंग फूड, जो कि फूड के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों के न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए है, एंड एक्सपेलिंग वेस्ट यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सपेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो ये जीआईटी है यानी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है आपका, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, नो डाउट ये कॉम्प्लेक्स है, रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, तो फूड के डाइजेशन के लिए, यस खाना यहीं पर पचता है, हाँ, फिर फूड का न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है, एंड फिर जो वेस्ट पार्ट बचते हैं, मल होते हैं, उसको एक्सपेल भी करता है, ठीक है। हाँ, अगर हिंदी में बोले तो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक जटिल प्रणाली है जो भोजन को पचाने में, पोषक तत्वों को अवशोषित करने में और अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी ट्रैक्ट की एनाटॉमी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का स्टार्ट होता है माउथ, जिसको हम लोग मुंह कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, बकल कैविटी याद रखना, बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है सर, माउथ में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि एनाटॉमी लिख रहे हैं तो उसमें हमको ये देखना होगा कि भाई माउथ में होता क्या क्या है, माउथ किस किस चीज से बना हुआ है। तो माउथ इंक्लूड्स टीथ यानी दांत होते हैं, टंग यानी जीभ होता है, सेलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि होते हैं, एंड सेलिवरी ग्लैंड याद रखना जो कि आपके कितने होते हैं, टोटल 6 होता है, 3 पेयर में पाया जाता है, टोटल 6 सेलिवरी ग्लैंड होता है, और यही सेलिवरी ग्लैंड बनाता है सलाइवा यानी लार बनाने का काम करता है, ठीक है। हाँ, यानी इसके माउथ में आपके दांत होते हैं, जीभ होते हैं, लाल ग्रंथियां शामिल होती हैं, ठीक है। हाँ, फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन क्या होता है, तो यहां से माउथ का फंक्शन क्या होता है, तो बिगिंस मैकेनिकल डाइजेशन थ्रू चीविंग, यानी याद रखना खाना, कुछ लोगों से पूछोगे या फिर नॉर्मली बच्चे गलती कर देते हैं, उनसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ भाई खाना पाचन कहां से शुरू होता है, तो वो बोल देता है पेट से, नहीं माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो है डाइजेशन का मतलब ही है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। पहला तो मुंह में जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन होता है। मैकेनिकल मतलब क्या हुआ सर, जब आप उसको चबाते हो तो वो छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर कोई एंजाइम काम नहीं किया, लेकिन आपने चबा के उसको छोटा छोटा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, हाँ, तो वो होता है मैकेनिकल डाइजेशन। उसके साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी माउथ में होता है, पूछो कैसे, तो माउथ में पाया जाता है सलाइवा, याद करो सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड क्या बनाता है, सलाइवा, और सलाइवा में कौन से एंजाइम होते हैं, तो एमाइलेज, सेलिवरी एमाइलेज जिसको टाइलिन एंजाइम कहते हैं, वो क्या करता है, जो भी आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट है लगभग 30% स्टार्च को माउथ में ही डाइजेस्ट कर लेता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप बासी रोटी है ना, या फिर सिंपली रोटी को मुंह में लेकर चबाते हो, स्टार्टिंग में मीठा नहीं लगता है, लेकिन कुछ देर बाद जब ज़्यादा देर तक चबाते हो तो वो धीरे धीरे मीठा लगने लगता है, क्यों जानते हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप चबा रहे हो तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब स्टार्च के फॉर्म में है, लेकिन जब उसको चबाए और मुंह में सलाइवा था, सलाइवा से मिक्स हुआ तो वो स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, एंड माल्टोज मीठा होता है, इसलिए वो रोटी मीठी लगने लग जाती है, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या बताया भाई कि माउथ से ही आपका खाना डाइजेशन शुरू होता है, बिगिंस मैकेनिकल डाइजेशन, यहीं से आपका मैकेनिकल डाइजेशन शुरू होता है, थ्रू चीविंग जब आप खाना चबाते हो, केमिकल डाइजेशन विद सलाइवा, यस सलाइवा के द्वारा केमिकल डाइजेशन होता है, विच कंटेन्स एंजाइम एमाइलेज, एंड इस एमाइलेज का एक और नाम क्या है, टाइलिन, PTYLA है ना, पटाइलिन है ना, और ये किस पीएच पर काम करता है, तो पीएच 6.8 पीएच पर ये काम करने का काम करता है, ठीक है। यानी यह चबाने के द्वारा यांत्रिक पाचन की शुरुआत करता है और लार के साथ साथ रासायनिक पाचन का भी शुरुआत करता है, जिसमें अमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं, ठीक है। फिर है ईसोफेगस, ईसोफेगस मतलब क्या होता है सर, ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप, ये है एक फूड पाइप, एक मस्कुलर ट्यूब है। मैंने क्या बताया अभी तक सुनना ध्यान से, मैंने जीआईटी के बारे में बोला कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि खाने के डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए और वेस्ट को एक्सपेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उसमें सबसे पहले माउथ आता है, तो माउथ में पाए जाते हैं टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा, अलग से एक टॉपिक है सेलिवरी ग्लैंड जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। हाँ, जिसमें आपके सलाइवा आते हैं, बाकी सेलिवरी ग्लैंड 6 होते हैं, कौन कौन से, तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, वो हम लोग अगले किसी क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन रखा गया है उससे, ठीक है। फिर यहाँ क्या होता है, खाना माउथ में ही डाइजेशन शुरू होता है, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी थ्रू मैकेनिकल डाइजेशन होता है, कैसे, च्यूइंग के द्वारा, एंड फिर केमिकल डाइजेशन होता है सलाइवा के द्वारा, क्योंकि उसमें एमाइलेज एंजाइम है, करेक्ट। अब ईसोफेगस, अब ये ईसोफेगस क्या होता है, एक जैसे ये माउथ हो गया, ये माउथ हो गया, ये ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब है, मांसपेशिया का एक ट्यूब बना हुआ, देखो ये ट्यूब है ना, ये एक ट्यूब है कनेक्टिंग थ्रोट विथ स्टोमक, जो कि थ्रोट को यानी फेरिंग्स, ये थ्रोट को स्टोमक से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि ये देखो माउथ है, ये आपका फूड पाइप है, और इसको क्या कहते हैं, फूड पाइप कहने का मतलब ईसोफेगस है, फिर यहाँ स्टोमक होता है, ठीक है। तो ये थ्रोट को, गले को स्टोमक से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, वही स्टोमक करता है, सॉरी ईसोफेगस करता है। तो यह एक मांसपेशिया से बना हुआ नलिका है जो गले को पेट से जोड़ने का काम करती है। फिर उसके बाद इसके फंक्शन क्या है सर, इसके फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, यानी माउथ से, ये देखो मुंह से स्टोमक तक खाना ले जाने में मदद करता है, मुंह से खाना स्टोमक तक ले जाने में मदद करता है। एंड याद रखना इसके वन लाइनर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ईसोफेगस को और किस नाम से जाना जाता है, तो फूड पाइप के नाम से जाना जाता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ ईसोफेगस को फूड पाइप के नाम से जाना जाता है। तो वही बोला, इसका काम है ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक वाया पेरिस्टाल्सिस, रिदमिक मसल कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है सर, तो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे कि खाना आगे बढ़ता है, तो उसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। याद रखना आपका जो इसका ईसोफेगस में किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ईसोफेगस में किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता है, ओनली ये क्या करता है, माउथ से खाना को स्टोमक तक ले जाने का मदद करता है, और वो किस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। यह पेरिस्टाल्सिस यानी मांसपेशियों का तालमेल वाले संकुचन होते हैं, जिसके माध्यम से भोजन मुंह से पेट तक पहुंचता है। अब खाना कहां पहुंच गया, स्टोमक में, जैसे ये स्टोमक है, ये आपका ईसोफेगस था, अब खाना स्टोमक में आ गया। अब ये स्टोमक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका यहाँ पर खाना लगभग 4 से 4.5 घंटे 4 to 4.5 आवर्स स्टोर होता है, एंड यहाँ पे आपके HCl सीक्रेट होते हैं, पेट में HCl सीक्रेट होता है, और ये HCl खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है ना। हाँ, तो वही बोल रहा है
सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा अजीब सा लगा था अभी मुझे। हाँ चलो ठीक है, तो मैंने क्या बताया, स्टमक है ना, ये एक सैक लाइक ऑर्गन है, सैक लाइक ऑर्गन है। ये सैक लाइक ऑर्गन, सैक मतलब होता है एक पाउच के समान स्ट्रक्चर है, विथ अ मस्कुलर वाल होते हैं, कंटेन्स द कार्डिया फंडस बॉडी पाइलोरस। यानी आपके स्टमक का मैं जब स्ट्रक्चर डायग्राम बनाऊं तो आपके जो पेट होता है इसके 3 हिस्से मतलब 4 हिस्से में बांटा होता है। ये होता है कार्डियक, ये होता है, अब देखो ये होता है पाइलोरस, ये होता है बॉडी का ये बॉडी, इस तरीके से पेट को हिस्से में बांटा गया है, जिसमें आपके कार्डियक वाला पोर्शन ये है, फंडस वाला पोर्शन ये है, ये बॉडी वाला पोर्शन है, ये पाइलोरस वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पाए जाते हैं। तो ये बोल रहा है एक सैक लाइक ऑर्गन है विथ अ मस्कुलर वॉल, कंटेन्स कार्डिया फंडस बॉडी पाइलोरस, यानी 4 हिस्से में बांटा जाता है, 4 हिस्से में बांटा जाता है पेट को। मैंने बता दिया ये कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। फंक्शन क्या है सर, ये सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, ये गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है, जिसमें कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन होते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को, जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। एंड मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ फूड ऑकर्स हियर, एंड पेट में चर्निंग मूवमेंट होता है, वो चर्निंग मूवमेंट हल्का हल्का होता रहता है, जिससे कि खाना आपस में मिक्स होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद तुरंत से पानी भरपेट नहीं पीना चाहिए, हल्का सिप ले सकते हो, जैसे गला टकरा है तो थोड़ा सा पानी ले सकते हो, क्योंकि ये HCl जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो सही से खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एक्चुअली प्रोटीन का डाइजेशन, जो ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन का डाइजेशन यहीं स्टमक से ही शुरू होता है, स्टमक से ही शुरू होता है, क्योंकि यहीं पर HCl होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है उसमें पेप्सिन होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है कौन, आपका पेट, जो स्राव करता है, जिसमें HCl होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, पेप्सिन होते हैं, जो कि प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है। यहाँ भोजन का यांत्रिक मिश्रण भी होता है। एंड मुझे कोई बताएगा कि जो पेट में HCl रिलीज होता है उसका पीएच कितना होता है, उसका पीएच पता है कितना होता है, 1.2 to 1.8, यानी हाईली एसिडिक पीएच होता है। इतना पीएच होता है कि अगर आपके हाथ पे वो एसिड गिरा देना, ये HCl इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो आपका हाथ जल जाएगा। तो फिर आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों होता है, इतना हार्ड क्यों होता है, फिर पेट क्यों नहीं जल जाता है, क्योंकि पेट में आपके अंदर में एक म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, जो कि HCl को कुछ भी नहीं होने देता है, पेट के मस्कुलर लेयर को। देखना कई बार होता है कि किसी का ये दिक्कत हो जाता है, जैसे मुझे कुछ दिन पहले तबियत खराब हुई थी तो मुझे अल्सर हो गया था, पेप्टिक अल्सर हो गया था, पेट में घाव हो गया था। कैसे, तो वो ज्यादा भूखे रहने की वजह से वो जो म्यूकस लेयर है वो डैमेज हो गया था, और फिर HCl जाकर के मेरे स्टमक में घाव कॉज कर दिया था, है ना। हाँ, फिर धीरे धीरे चीज़ें सही हुई है कि नहीं, फिर दवा वगैरह मैंने लिया। तो ये सब पढ़ना है सेकंड ईयर में आपको कि यहाँ पे कौन सी दवा चलेगी जो कि इस अल्सर को प्रोटेक्ट करेगा, कौन सी दवा चलेगी जो HCl के सिक्रेशन को रोकेगा, कौन सी दवा चलेगी जो कि आपके अल्सर को हील करेगा। ये सब चीज़ें आपको सेकंड ईयर में मैं पढ़ाऊंगा, फार्माकोलॉजी में मैं ही पढ़ाता हूँ। बाकी थोड़ा बहुत झलक आप डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में देखेंगे, जो कि सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर है, लेकिन एग्जाम के बाद ये सब चीज़ें होंगी, थोड़ा एग्जाम के टाइम पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वाले MCQs ही मैं सेट करूँगा, ठीक है। हाँ, तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं भाई, सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर 15 अप्रैल से क्विज स्टार्ट हो रहा है, फटाफट से जुड़ जाइए। अभी 100 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है, मेडिसिन के नाम से कूपन कोड है, अप्लाई कीजिए एंड वो क्विज मात्र 199 में अपना एनरोल कीजिए। 1 साल तक वहाँ डेली मेडिसिन के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अभी एग्जाम है तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस वहां करवाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। खाना पेट से कहां चला गया, स्टमक में चला गया, पेट से स्टमक से कहां जाएगा खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्से में बांटा गया है, कंपोज्ड ऑफ 3 सेक्शन। कितने सेक्शन में बांटा गया है, 3 सेक्शंस में। कौन कौन सा सर, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। क्या क्या है सर, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये खाना जो है ना आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 3 पार्ट्स में बटा होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। इट हैज हाईली फोल्डेड लाइनिंग विथ विलाइज एंड माइक्रोविलाइज। इसके अंदर काफी सारे लाइनिंग्स होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुओडेनम वाला एरिया है, जैसे ये देखो इसोफेगस है, ये स्टमक है, फिर ये स्टमक से जो यहाँ से इस तरीके से आता है ये डुओडेनम है, फिर डुओडेनम क्या होता है, सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, फिर डुओडेनम इलियम, ठीक है। तो ये बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में जुड़ी होती है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। इसकी आंतरिक परत में बहुत सारी झिल्लियां यानी विलाई और माइक्रोविलाइज होती हैं, जिससे कि यहाँ पे सबसे बेटर एब्जॉर्प्शन भी होता है, सबसे बेटर डाइजेशन भी होता है। फंक्शन क्या है, प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, लिख तो दिया। हाँ भैया, एब्जॉर्प्शन के लिए प्राथमिक साइट है, मैं बोलता हूं डाइजेशन के लिए भी है। वैसे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ दे, डाइजेशन पूछे या एब्जॉर्प्शन पूछे कि बताओ सबसे बेस्ट कहां होता है, सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे मुख्य रूप से कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज, बाइल फ्रॉम द लीवर, सब कुछ यहाँ पे आते हैं, इसलिए यहाँ डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। यानी पेनक्रियाज से जो भी पेनकेटिक एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब आते हैं, और लीवर से जो बाइल। याद रखना, बाइल बनाने का कौन काम करता है, ये सवाल पूछा जाता है। बाइल फ्रॉम द लीवर, बाइल मतलब पित्त, पित्त को बनाता कौन है, लीवर। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। हाँ, जो कि डाइजेशन में मदद करता है। अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आया और पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया, तो अब वो क्या खाना होगा, अब वो खाना बाहर जाएगा, है ना। हाँ, और बाहर जाएगा किसके द्वारा, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस, इस तरीके से बटे होते हैं। तो देखो सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस को मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ। ये लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, सबसे एरिया ये वाला एरिया सीकम कहलाता है, फिर ये कोलन कहलाता है। अब कोलन भी अलग अलग पार्ट है, जैसे ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो असेंडिंग कोलन, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन, नीचे गिर रहा है तो क्या होता है, डिसेंडिंग कोलन, एंड ये इस तरीके से हो रहा है तो सिग्मॉइड कोलन, एंड फिर ये रेक्टम, और यहाँ से एनस से ये मल त्यागते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ भाई, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनस, और कोलन में भी क्या हुआ, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन, फिर आपका रेक्टम, ठीक है। तो वही चीजें लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में लिखा जा रहा है। देखो सीकम, कोलन, कोलन में असेंडिंग कोलन, सबसे पहले देखो ये सीकम था, फिर ये कोलन है,
असेंडिंग कोलन है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन है, फिर ये डिसेंडिंग कोलन है, देखो है ना, ट्रांसवर्स हो गया, फिर ये डिसेंडिंग हो गया, फिर डिसेंडिंग हो गया, फिर सिग्मॉइड होता है, ये देखो फिर सिग्मॉइड होता है, इस तरीके से होता है, फिर यहाँ पे मलाशय होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलने वाला है। ये वाला पार्ट सीकम होता है, मैं देखो दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट आपका सीकम होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है, ये सीकम होता है। फिर कोलन, ये पूरा कोलन ही है लेकिन कोलन का पार्ट है, ऊपर चढ़ रहा है तो असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, ये नीचे गिर रहा है तो डिसेंडिंग, ये सिग्मॉइड, ये रेक्टम और ये एनस, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें जो है आपको मैं बताता हूं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें सीकम, कोलन और रेक्टम ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फंक्शन क्या है मैंने बताया था, यहाँ पर ना ही डाइजेशन होता है ना ही एब्जॉर्प्शन, बस थोड़ा बहुत पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट पार्ट बचा हुआ है उस वेस्ट पार्ट में थोड़ा लिक्विड रहता है तो उसके एब्जॉर्प्शन को कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है बस, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को, फॉर्मिंग सॉलिड वेस्ट, जिससे वो सॉलिड वेस्ट यानी कि ठोस मल बनता है, ठीक है। एंड हाउसेज बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, यहीं पर बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी पाए जाते हैं, दैट हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, यानी जो भी अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बच गया यहाँ पे हेल्पफुल बैक्टीरियाज है जो उसको फर्मेंट कर देते हैं जिससे हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, ठीक है। हाँ, ये हो गया प्रॉपर, आपने समझ लिया कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्ज इंटेस्टाइन से शरीर से खाना निकल गया। यानी आपने क्या क्या समझा भाई बताओ। तो आपने, मैंने बताया सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में भाई कहाँ से ये आपका किस चीज़ में जरूरी होता है, तो मैंने बता दिया, देखो यहाँ पे जीआईटी है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जो कि फूड के डाइजेशन में, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में और वेस्ट को एक्सपेल करने में मदद करता है। सबसे पहले होते हैं इसके माउथ, सबसे पहले होते हैं माउथ में होता है टीथ, टंग और सेलिवरी ग्लैंड्स। फिर इसके फंक्शन होते हैं मैकेनिकल डाइजेशन थ्रू चीविंग, फिर केमिकल डाइजेशन थ्रू सलाइवा, कौन सा एंजाइम, एमाइलेज, क्या नाम है उसका एक और, टाइलिन, हम लोग पढ़ते हैं पटाइलिन, है ना। हाँ, फिर होता है ईसोफेगस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन, फूड पाइप कहलाता है। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, ये क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब का मतलब मांसपेशीय ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है थ्रोट को स्टमक से, ठीक है। हाँ, एंड ट्रांसपोर्ट करता है फूड को माउथ से स्टमक तक वाया पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है। फिर पेट यानी स्टमक में, स्टमक एक सैक लाइक ऑर्गन है, सैक मतलब पाउच के समान स्ट्रक्चर है जिसमें मस्कुलर वाल होते हैं, जिसके 4 हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। हाँ, एंड इसके फंक्शन में क्या है, ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। एंड फिर यहाँ मैकेनिकल मिक्सिंग यानी चर्निंग मूवमेंट भी होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की मैं बात करूं तो इसके 3 हिस्से होते हैं, डोडेनम, जेजुनम, इलियम। डोडेनम का कैसा शेप होता है, सी शेप होता है, ठीक है। एंड इसमें विलाइज और माइक्रोविलाइज होते हैं। प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। एंड याद रखना डाइजेशन भी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि जो भी पेनक्रियाज के एंजाइम्स हैं वो आते हैं यहीं पर, एंड लीवर के बाइल भी आते हैं यहाँ पर और डाइजेशन में मदद करते हैं। एंड पेनक्रियाज का पीएच होता है 7+। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक मतलब है 7.7 समथिंग, 7+ होता है, ठीक है। हाँ, 8+ भी हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है सर, लार्ज इंटेस्टाइन मैंने बताया बड़ी आंत जिसमें आपके 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और लास्ट पार्ट एनस, ठीक है। अब ये कोलन में, जो कोलन है ऊपर में असेंडिंग है, फिर नीचे जो इस तरीके से जा रहा है ट्रांसवर्स है, फिर डिसेंडिंग है, फिर सिग्मॉइड है, ठीक है। हाँ, ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को और सॉलिड वेस्ट बनाने का काम यानी मल बनाने का काम, फिसिस बनाने का काम करता है, जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया को हाउसेस यानी करने में मदद करता है। वहां पे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं ये सीकम वाला एरिया में, जो कि फर्मेंटेशन करता है जो भी अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बचे हैं जिससे कि वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। ये हो गया पूरा जीआईटी। अब इसमें कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं, जो कि जिसमें कि खाना सीधा नहीं जाता है, जैसे लीवर। क्या खाना सीधा लीवर में घुसता है, जैसे स्टमक में तो खाना आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो क्या खाना लीवर में जाता है, नहीं, लेकिन लीवर के बिना डाइजेशन संभव है, नहीं है। जैसे पेनक्रियाज में क्या खाना जाता है, नहीं, लेकिन इसके बिना संभव है, नहीं। तो जस्ट लाइक दैट कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्पफुल ऑर्गन्स हैं डाइजेशन के लिए। तो वही हेल्पफुल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो लीवर होता है सबसे पहला, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, याद रखना, ये आपका लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। 1.5 किलो वजन होता है, 1.5 kg के लमसम में वजन होता है, ठीक है। हाँ, एंड फिर लीवर क्या प्रोड्यूस करता है सर, बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि किस में मदद करता है, फैट के डाइजेशन में मदद करता है, यानी कि वसा के पाचन में मदद करता है। यानी कि लीवर क्या बनाता है, पित्त का उत्पादन करता है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। हाँ, लीवर के जस्ट पीछे गॉल ब्लैडर पाया जाता है जो कि बाइल को स्टोर करता है। देखो, लीवर बाइल बनाता है, ठीक है, बाइल बनाने का काम लीवर करता है, लेकिन गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, जो कि लीवर के द्वारा बनता है, ठीक है। इसीलिए देखना किसी को कोलिसिस्टोकोमी होता है यानी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर काट के निकाल देते हैं तो कहते हैं ऑयली खाना नहीं खाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें बाइल स्टोर हो नहीं रहा है। नियम क्या है, जब आप ऑयली खाना खाते हो तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर है वो होहा के निकलता है पेट में और पूरी तरीके से फैट को तोड़ देता है, जैसे आपका डाइजेस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ, गॉल ब्लैडर काट के हटा दिए, अब वो बाइल स्टोर नहीं हो रहा है, बन रहा है, थोड़ा बहुत बनेगा, जैसे लीवर तो बना रहा है लेकिन स्टोर नहीं हो रहा है। नियम यह है ना कि जो फैट आया तो होहा के कत्तन निकला और जाके डाइजेस्ट कर दिया, लेकिन अब तो वो होहा के निकलेगा नहीं, यानी बहुत सारा निकलेगा नहीं, तो इसलिए उसको अपच हो जाता है। तो जिस पेशेंट का गॉल ब्लैडर का निकला होता है काट करके तो उसको तेल उल पचता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर ऑयली थोड़ा भुजिया खा लिया, थोड़ा बहुत होता है हल्का फल्का ऑयल, तो चूंकि लीवर हल्का हल्का बाइल बनाते रहता है तो सीधा स्टमक में आता है, इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ हल्का हल्का डाइजेशन होता है, तो इसीलिए क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोर करता है बाइल को, ठीक है। हाँ, पेनक्रियाज क्या इंपॉर्टेंट है सर, पेनक्रियाज तो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाता है मेरे दोस्त, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है जिसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन होते हैं, ये सब होता है जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करता है। फिर है सेलिवरी ग्लैंड्स, यस, माउथ में पाया जाता है ये सेलिवरी ग्लैंड, प्रोड्यूसेस सलाइवा, ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसका नाम है पटाइलिन, है ना, टाइलिन एंजाइम्स है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है।
एग्जाम में एक हल्का डायग्राम बनाना है तो इस तरीके से बना देना, ये माउथ है देखो, फिर ये एसोफेगस है, फिर ये स्टोमक है, फिर ये पेनक्रिया, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये रेक्टम है, एनस है, फिर ये लीवर है और गॉल ब्लैडर जस्ट लीवर के नीचे देखो दिखाया गया है, एंड ये पेनक्रियाज है। मैं इसे इरेज कर देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से दिखे ये डायग्राम, ठीक है। ये देखो आपको इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये बहुत ईजी डायग्राम में बना सकते हो। माउथ, इसोफेगस आएगा तो बनाना पड़ेगा, अच्छे नंबर मिलते हैं। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर इसके बाद रेक्टम, फिर यहाँ एनस, फिर ये गॉल ब्लैडर जो कि जस्ट लीवर के नीचे है, यहाँ छोटू सा देखो, एंड फिर ये लीवर है, एंड फिर ये पेनक्रियाज है। बस इतना दिखा दोगे काम बन जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गए पूरे प्रॉपर कैसे काम करता है। देखो स्ट्रक्चर फंक्शन सब कुछ बताते चले तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गई शॉर्ट में। अब इसके क्वेश्चन के आंसर करके दिखाओ। मैं चैट ओपन कर रहा हूं, अब आप लोगों को आंसर्स करके दिखाने ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े थोड़ा। चलो भैया क्वेश्चन के आंसर करके दिखाओ, बताओ यार, एक भी क्वेश्चन गलत मत करना। द मेन फंक्शन ऑफ द जीआईटी ट्रैक इज प्रोड्यूस हार्मोन। क्या बात करो, हार्मोन बनाएगा नहीं, डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। यस, फूड के डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। स्टमक, डुओडेनम, इलियम नहीं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। है ना, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द लीवर प्रोड्यूसेस। लीवर प्रोड्यूसेस, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, पेप्सिन, बाइल, गैस्ट्रिन। तो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, बहुत बढ़िया। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। इसोफेगस कनेक्ट्स, इसोफेगस किसको किसको कनेक्ट करता है? स्टोमक को इंटेस्टाइन से, क्या बात करो, पेट को नहीं। ये इसोफेगस तो जैसे माउथ है, थ्रोट को पेट से कनेक्ट करने का काम करता है, ऐसा कुछ होता है। तो माउथ टू स्टोमक, यस, माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करने का काम करता है। एंजाइम्स, पेप्सिन डाइजेस्ट, पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है बताओ? कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, विटामिन को, प्रोटीन को। चलो भाई फटाफट जवाब दो भाई। एंजाइम पेप्सिन, यस, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, बहुत बढ़िया। अच्छा लाइपेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करेगा? फैट को। लाइपेज, है ना। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करता है? एमाइलेज, ठीक है। हाँ